कि सीरियस हानास विंसेंट को कैसे जानता था, जो नियमित रूप से डिविनेशन क्लब में जाता था। होवे स्ट्रीट। शायद यह एक संयोगवश मुलाकात थी, या शायद हानास ने पहले उसकी मदद की थी। बहरहाल इससे उन दोनों के लिए, जो अक्सर एक ही क्षेत्र में एक दूसरे से टकराते थे, एक दूसरे के करीब आना संभव हो गया। हानास विंसेंट अपनी प्राचीन पुस्तकें बेचना चाहते थे, और इस प्रकार सीरियस ने उन्हें विल्ट से मिलवाया, जो इतिहास विभाग के स्नातक थे। हानास के सपने में संदिग्ध दुष्ट देवता, सच्चे निर्माता की आकृति थी। उन्हें मंत्रोच्चार के उचित स्वरूप का भी ज्ञान था। इससे सिद्ध होता है कि वह रहस्यवाद के क्षेत्र में बहुत गहराई तक डूबा हुआ था। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वह किसी गुप्त संगठन का सदस्य भी रहा हो। मैं सीरियस के प्रभाव में उसके किसी गुप्त संगठन में शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकता। ... उसके पास इतनी आसानी से विचार आने के कारण क्लेन भविष्यवाणी विधियों का उपयोग किए बिना ही बता सकता था कि उस व्यक्ति ने जो जानकारी छोड़ी थी उसमें एक निश्चित स्तर की विश्वसनीयता थी। भले ही उसे सीरियस रापीस नहीं कहा जाता है, न ही वह कपड़ा व्यापारी के रूप में काम करता है, और 19 होवे स्ट्रीट पर नहीं रहता है, वह निश्चित रूप से होवे स्ट्रीट पर रहता है, या कम से कम कहीं आसपास ही रहता है। जब ये विचार उसके दिमाग में घूम रहे थे, क्लेन ने विचार की इस नई श्रृंखला के साथ उधार रिकॉर्ड को एक बार फिर से देखा। आखिरी बार वह डेविविले लाइब्रेरी में पिछले शनिवार को आया था, सेलेना की जन्मदिन की पार्टी से एक दिन पहले, जो हानास विंसेंट की मृत्यु से एक दिन पहले भी था। तब से कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसने उधार ली गई चीजें वापस नहीं की हैं। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार यदि वह केवल 2 अंक उधार लेता था, तो वह आमतौर पर उन्हें अगले दिन वापस कर देता था। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि वह हानास की मौत के बारे में जानता है और इस हद तक डरा हुआ है कि अब वह डेविविले लाइब्रेरी में दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा है? हाँ, उन्होंने कई असंबद्ध इतिहास की पुस्तकों और पत्रिकाओं को उधार लेना शुरू कर दिया जब तक कि उन्हें जो चाहिए वह सीमित नहीं हो गया, जो कि मैंने जो पढ़ा था उसके समान ही है। इसका मतलब है कि उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं था। किसी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से कोई वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर नहीं था। उन्होंने इसे पूरी तरह से परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से किया। एक चौंका देने वाला लक्ष्य क्या करेगा? 2 विकल्प। 1, यदि उसके पास सभी आवश्यक जानकारी होती तो वह सीधे होनासिस पर्वत श्रृंखला की मुख्य चोटी पर जाता। 2, यदि उसके पास अभी भी जानकारी का अभाव है तो वह शांत होकर स्थिति का निरीक्षण करेगा। वह खुद को दोबारा तभी दिखाएगा जब उसे यकीन हो कि हानास की मौत उसे फंसा नहीं पाएगी। ये निष्कर्ष निकालने के बाद क्लेन ने उधार के रिकॉर्ड बंद कर दिए और उन्हें लाइब्रेरियन को वापस कर दिया। फिर उसने चित्र निकाला और पूछा कि क्या किसी ने उस आदमी को देखा है। दुर्भाग्य से बहुत से लोग हर दिन किताबें उधार लेने आते थे और पुस्तकालय अध्यक्षों के पास औसत व्यक्ति की कोई धारणा नहीं थी। ठीक है, आपके समय के लिए धन्यवाद। क्लेन ने अपने पहचान दस्तावेज और अपना बैज हटा दिया। उनका अकेले जांच जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। ये न सिर्फ खतरनाक था बल्कि परेशानी भरा भी था। उन्होंने एक बार फिर जॉटलैंड स्ट्रीट जाने और मामले को कैप्टन और उनके साथियों को सौंपने की योजना बनाई। फिर उसने घर जाकर अपने भाई बहनों के लिए टमाटर ऑक्सटेल सूप तैयार करने की योजना बनाई, इससे पहले कि वह लक्ष्य के ठिकाने और स्थिति के बारे में जानने के लिए भूरे कोहरे के ऊपर की दुनिया में जाता। अधिकारी, क्या कुछ और है? एक लाइब्रेरियन ने ईमानदारी से पूछा और उसने राहत की सांस ली। क्लेन ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, नहीं, अगर कोई नया सुराग मिलेगा तो मैं वापस आऊंगा। उसने अपने बाएं हाथ से अपनी काली छड़ी पकड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ा। इसी समय उसने देखा कि एक आदमी सिर झुकाए हुए पुस्तकालय में प्रवेश कर रहा है। उसने डबल ब्रेस्टेड कोट पहना हुआ था जिसके कॉलर ऊंचे खड़े थे। जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे तो क्लेन की नजर उसकी मोटी गंदी भौं और उसकी भूरी नीली आंखों पर पड़ी। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें लंबा कॉलर छिपा नहीं सकता था। सीरियस रापीस। संयोग। क्लेन जम गया। उसे यहाँ अपना लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद नहीं थी। ये कैसा भाग्य था? क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं था? उन्होंने उसकी शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन किया और उसकी मांसपेशियों में दर्द महसूस किया। इस प्रकार उसने ऐसा व्यवहार किया मानो कुछ हुआ ही नहीं और दरवाजे की ओर चलता रहा। खैर, हमें वही करना होगा जो हमारा दिल हमसे कहता है। सुरक्षा मायने रखती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं ये अवसर चूक गया जब तक सीरियस अभी भी टिंगन में है। इसी समय डबल ब्रेस्टेड कोट वाला व्यक्ति काउंटर के सामने आया और एक लाइब्रेरियन को पत्रिकाएं सौंप रहा था। ये वापसी है, उन्होंने नर्म दबे स्वर में कहा। लाइब्रेरियन को पत्रिकाएं यथोचित रूप से प्राप्त हुई और जब उसने इसे देखा तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसने अवचेतन रूप से ऊपर और अलग तरह से देखा क्योंकि उसका शरीर कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कोई प्रॉब्लम है क्या? उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। उनका प्रश्न एक चिंगारी की तरह लग रहा था जिसने फ्यूज को प्रज्वलित कर दिया, जिससे लाइब्रेरियन तुरंत अपना आत्मनियंत्रण खो बैठा। वह तेजी से किनारे की ओर भागा और चिल्लाया, अधिकारी, अपराधी यहाँ है। इस समय क्लेन, जिसने इमारत नहीं छोड़ी थी, ने अपने दिल में पागलों की तरह शाप दिया। वह सहजता से अपने दाहिने हाथ से पिस्तौल की ओर बढ़ा और अपनी रिवॉल्वर खींच ली। वह आदमी मुड़ने और तेज दौड़ने से पहले एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन वह दरवाजे की ओर नहीं गया। इसके बजाय वह ओरियल खिड़की की तरफ भाग गया, जैसे कि वह कांच को तोड़कर बाहर सड़क पर कूदना चाहता हो। क्लेन, जो घबराया हुआ था, उसने दृश्य देखने के लिए अपना सिर घुमाया जब उसे अचानक शांति महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि भले ही वह लक्ष्य से डरता था, लेकिन उसका लक्ष्य उससे अधिक डरता था। इतनी अचानक हुई मुलाकात में वह आदमी मेरी क्षमताओं का निर्धारण करने में असमर्थ होगा। वह इस बारे में स्पष्ट नहीं है कि मैं किस में माहिर हूं और इसलिए वह सहज रूप से सीधे टकराव से बच जाएगा और बचने के अन्य तरीकों की तलाश करेगा। अपने विश्लेषण के प्रति आश्वस्त होकर क्लेन ने अपनी रिवॉल्वर उठाई और ट्रिगर खींच लिया। उसी समय गोली से बचने के प्रयास में डबल ब्रेस्टेड कोट वाला व्यक्ति अचानक जमीन पर लुढ़क गया। इसके बाद उसने अपने दाहिने हाथ से जमीन पर दबाव डाला और खुद को ओरियल खिड़की की ओर हवा में उछाल दिया। क्लिक करें। क्लेन का पहला शॉट खाली था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने सिरेस की हवा में रहते हुए चकमा देने में असमर्थता का फायदा उठाते हुए उसके धड़ पर निशाना साधा और ट्रिगर खींच लिया। टकराना। सिल्वर दानव शिकार की गोलियां हवा में उड़ गईं और सीधे सीरियस की पीठ में घुस गईं। टकरा जाना। कांच टूट गया और सीरियस खिड़की से बाहर उड़ गया, जिससे क्रिस्टलीय कांच की टुकड़ों और खिड़की पर गहरे लाल रंग के खून की बूंदें पड़ गईं। अब जब लक्ष्य घायल हो गया तो क्लेन को कोई डर नहीं था। वह भागा और कुर्सी की मदद से खिड़की से बाहर कूद गया। ये डेविविल लाइब्रेरी के भूतल के पीछे का क्षेत्र था। पेड़ों की कतार ने एक हरे भरे मैदान को अलग कर दिया।
घायल सीरियस दो इमारतों के बीच एक छोटी सी गली में घुसने की कोशिश में किनारे की ओर भाग रहा था। गतिशील लक्ष्यों पर निशानेबाजी का अभ्यास न होने के कारण क्लेन ने आंख मूंदकर गोली चलाने की हिम्मत नहीं की। जब वह काले कोट वाले व्यक्ति का पीछा कर रहा था तो वह केवल एक हाथ में अपनी छड़ी और दूसरे हाथ में अपनी बंदूक ले जा सका। नल 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 उसने फर्श पर खून के निशान का पीछा किया और दूरी कम करने की कोशिश की। एक कोना आने के साथ घायल सीरियस की गति धीमी और धीमी हो गई। क्लेन जो उसे पकड़ने के मौके का इंतजार कर रहा था, अचानक थोड़ा डर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सामने वाला आदमी इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया या बाघ था जिसके अंदर भयानक खतरे थे। यह एक दृष्टा के रूप में उनकी वृत्ति थी और उनकी आध्यात्मिकता द्वारा उन्हें दी गई एक चेतावनी भी थी। क्लेन तुरंत धीमा हो गया, उसकी आंखें जमीन पर खून को देख रही थीं। उस खून की तुलना में जो उसने पहले देखा था, सीरियस का खून अब काला था। इसी समय एक तेज हवा ने उसे घेर लिया। क्लेन की आंखों में सीरियस का चेहरा झलक रहा था। मोटी गंदी भौहें, भूरी नीली आंखें, एकाधिक उभरे हुए मस्से, सफेद दांतों की 2 पंक्तियों वाला खुला मुंह। सीरियस इस समय जवाबी हमला शुरू कर रहा था। इससे क्लेन की आंखों में झलकता चेहरा और अधिक दिखाई देने लगा। उसे विशेष रूप से सड़ी हुई दुर्गंध भी महसूस हो सकती थी। सीरियस ने 7 या 8 मीटर की दूरी तक छलांग लगाई, जो किसी भी सामान्य इंसान की छलांग से कहीं अधिक थी। लेकिन चूंकि क्लेन ने समय रहते उसका पीछा करना बंद कर दिया था, उनके बीच अभी भी लगभग 10 मीटर की दूरी थी। जब दूरी 2 मीटर तक कम कर दी गई तो लार के कारण चिपचिपी लार और घृणित घने मस्सों ने एक भयावह दृश्य बनाया जिसने क्लेन की नसों को तनावग्रस्त कर दिया। बिना सोचे समझे उसने सीरियस द्वारा अपना दाहिना हाथ उठाने के कारण उत्पन्न हुई अस्थायी गतिहीनता के अवसर का लाभ उठाया। उसने बिना रुके गोलीबारी की, जिससे गोलियां लक्ष्य के सिर पर बरसने लगी। टकराना 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 टकराना। इतनी करीब से गोली चलाने से चांदी के राक्षस का शिकार करने वाली गोलियों को सीरियस के सिर में घुसने का मौका मिल गया। हर जगह खून बिखरा हुआ था क्योंकि उसका चेहरा अधिक से अधिक क्षतिग्रस्त हो गया था, जब तक कि वह पीछे की ओर लड़खड़ाकर नहीं गिरा। क्लेन ने पल भर में अपनी रिवॉल्वर की गोलियां खाली कर दी। वह अवचेतन रूप से इस लड़ाई के परिणामों की पुष्टि करने के लिए कुछ कदम पीछे जाना चाहता था, लेकिन इस समय सीरियस ने सीधे खड़े होने की पूरी कोशिश करके क्लेन को अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका दिया। क्लेन ने अचानक अपने बाएं हाथ से बेत उठा ली। स्मैक। चांदी जड़ित मजबूत काली छड़ी सीरियस की गर्दन पर लगी, जिससे गहरा लाल निशान बन गया। स्मैक स्मैक स्मैक। क्लेन ने सहज ज्ञान से काम लिया, अपने प्रतिद्वंद्वी पर तब तक वार किए जब तक सीरियस लड़खड़ाकर जमीन पर गिर नहीं गया। हफ कश हफ। क्लेन ने अपने बेत से खुद को सहारा दिया और गहरी सांसें ली। उसकी आंखें अपने लक्ष्य पर केंद्रित थीं। उसे डर था कि सीरियस अचानक वापस जीवित हो जाएगा। उस समय सीरियस का सिर मूल रूप से चकनाचूर हो गया था और मस्से धीरे धीरे कम हो गए थे। कुछ ऐंठन के बाद उनके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। क्लेन को लाश की जांच करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपना बेत एक तरफ फेंक दिया और अपने ऊपर लगी राक्षस शिकार की गोलियां निकाल ली और अपनी रिवॉल्वर को फिर से लोड कर लिया। ऐसा करने के बाद उसने खुद को संभाला और अपनी घृणा से लड़ते हुए घुटने टेककर सीरियस के डबल ब्रेस्टेड कोट की जेबों की तलाशी ली। 1 जेब, 2 जेब, 3 जेब। क्लेन को जल्द ही एक खून से सना बटुआ, एक डेविल लाइब्रेरी कार्ड, पीतल की 2 जोड़ी चाबियां, एक बिना भरा हुआ धूम्रपान पाइप, एक म्यांदार खंजर और कुछ पत्र मिले जो बड़े करीने से मुड़े हुए थे। पत्रों को छोड़कर बाकी सब कुछ जमीन पर रखकर वह सीधा खड़ा हो गया और बटुए को देखने लगा। उन्होंने पुष्टि की कि केवल 10 से अधिक सोली और कुछ तांबे के पैसे थे। बटुए की शिल्प कौशल काफी उत्तम है। ये बहुत अफसोस की बात है। क्लेन ने थोड़ा विचलित महसूस करते हुए आह भरी। यदि मैंने अपने निजी धन का इतना हिस्सा खर्च नहीं किया होता तो बटुआ खरीदना आज मेरे कार्यक्रम में होता। अपना सिर हिलाने के बाद क्लेन ने पत्र खोले और जल्दी से उन्हें स्कैन किया। प्रिय मिस्टर जैड, कृपया मुझे अपना बचाव करने की अनुमति दें। जब हेनास और मैंने एंटीगोनस परिवार की नोटबुक बेची तो यह मूर्खता या विश्वासघात नहीं था। यह किसी भी तरह से विशेष नहीं लगा जब यह हमारे हाथों में था। उद्धरण चिन्ह। मुझे संदेह है कि यह जीवित है और यह एक निश्चित जीवन और ज्ञान से लैस एक दुष्ट वस्तु है। यह कुछ खतरनाक था जिसे सील करने की आवश्यकता थी। अलग अलग चरणों में और अलग अलग लोगों के सामने यह अलग अलग सामग्री दिखाता है। यह एक सिद्ध तथ्य है जो मैंने पुलिस स्टेशन में मेमने से सीखा है। हालांकि नोटबुक बहुत सारे सबूतों के साथ हर बार पर्याप्त रूप से सत्य सामग्री दिखाती है, मेरा मानना है कि यह केवल एंटीगोनस परिवार के वंशज के हाथों में पूरी सामग्री को प्रकट करेगी। जब हेनास और मैंने इसे प्राप्त किया तो हम केवल एंटीगोनस परिवार के कुछ मामूली मामले, होनासिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर एवरनाइट राष्ट्र की सामान्य स्थिति और हमारे द्वारा सौंपे गए 3 अनुक्रम औषधि सूत्र भी देख सके। आप पहले, जैसा कि आप जानते हैं, सीक्रेट ऑर्डर के पास दृष्टा मार्ग है और इसमें शक्तिशाली ट्रैकिंग क्षमताएं हैं, इसलिए हेनास और मेरा मानना था कि नोटबुक को जारी रखना एक जोखिम भरा कदम होगा। इसने हमारे लिए जो मूल्य प्रस्तुत किया था वह पर्याप्त नहीं था, हमें जोखिम उठाना होगा। चूंकि हम आपके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने आपस में उस नोटबुक को उसी सड़क पर रहने वाले वेल्च को बेचने पर सहमति व्यक्त की। उसे अवशेष और प्राचीन किताबें इकट्ठा करने में मजा आता था और वह इसके लिए उच्च कीमत चुका सकता था। जहां तक बाद के घटनाक्रम का सवाल है, आप पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। यह पहली बात है जिसे मैं समझाना चाहूंगा। जब मैं ये शब्द लिख रहा हूं, हेनास मर चुका है। नींद के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। यह भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए ताकि उसे पीड़ा से बचाया जा सके। विधर्मियों के हाथों में पड़ने का परिणाम। मेरे पास कहीं अधिक सुरक्षित, अधिक छुपी हुई जगह पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैंने घर छोड़ने की भी हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से मेमने ने मुझे बताया कि हेनास पर विधर्मियों की नजर एंटीगोनस परिवार की वजह से नहीं थी। नोटबुक, न ही उसकी पहचान उजागर की गई थी। ये सिर्फ इतना था कि उसने एक मूर्ख महिला शिष्या को धीरे धीरे हम में से एक में विकसित करने की उम्मीद में ले लिया था। जब एक नाइट हॉक विधर्मी देख रहा था तब उसकी महिला शिष्या ने उसके गुप्त मंत्र पर नजर चुरा ली थी और जादू की भविष्यवाणी करने की कोशिश की थी। मेरा मानना है कि आप बाकी कहानी का काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए मुझे इसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अफसोस की बात है कि मेमने की स्थिति पर्याप्त ऊंची नहीं है, इसलिए वास्तविक विवरण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। विभिन्न फीडबैक से ऐसा लगता है कि विधर्मियों को अभी तक मुझ पर संदेह नहीं हुआ है। हेनास की अचानक मृत्यु के कारण उनकी जांच रुक गई। इसलिए मैं सड़कों पर लौटूंगा और अधिक सुराग ढूंढने के लिए डेविल लाइब्रेरी से कुछ और जर्नल अंक उधार लेने की योजना बनाऊंगा।
एक गुट के रूप में जिसके पास दृष्टा मार्ग भी था, एंटीगोनस परिवार के पास इसके विनाश के संबंध में कुछ अनुमान रहे होंगे। उन्होंने अपने पीछे गुप्त खजाने छोड़े होंगे जो परिवार के पुनरुद्धार की अनुमति देंगे। यह मानने का पर्याप्त कारण है कि खजाना होनासिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर छिपा हुआ है, जो नेशन ऑफ द एवरनाइट के अवशेषों में से एक है। उसे पढ़ने के बाद क्लेन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने पत्र लगभग गिरा ही दिया था। एंटीगोनस परिवार की पकड़ में जो मार्ग था वह दृष्टा मार्ग था। क्या संयोग है? ... क्लेन के सिर में बार बार गड़गड़ाहट महसूस हो रही थी, जिससे वह स्तब्ध रह गया। उसे लगा जैसे ये नियति है। वह नोटबुक जिसके कारण मूल क्लेन की मृत्यु हुई और परोक्ष रूप से मुझे स्थानांतरित होने में मदद मिली, वह एंटीगोनस परिवार से उत्पन्न हुई थी, जिसके पास सील मार्ग है। जिसने अंततः मुझे दृष्टा औषधि चुनने के लिए प्रेरित किया, वह सम्राट रोसेले की डायरी थी, जबकि सम्राट रोसेले रहस्यमय श्री जरातुल के कारण दृष्टा अनुक्रम के प्रति पक्षपाती थे, जो गुप्त आदेश के नेता थे, जिसकी पकड़ में दृष्टा मार्ग भी है। ... ये भाग्य द्वारा सिले गए दम्भोटू जाल की तरह है। आखिर इस सबके पीछे क्या छिपा है? क्लेन ने पत्र पकड़ा और आगे पीछे चलने लगा। उसे अन्य स्रोतों से सामग्री को सत्यापित करने की आवश्यकता थी। हाँ, जरातुल परिवार जिस गुप्त आदेश को नियंत्रित करता है, वह एंटीगोनस परिवार द्वारा छोड़े गए सामानों का पीछा और खोज कर रहा है। यदि दोनों पक्षों ने समान परे अनुक्रम साझा किया तो पर्याप्त कारण और मकसद होगा। शायद ये किसी भी लापता अनुक्रम को पाटने, उच्च अनुक्रम उन्नति के लिए दुर्लभ सामग्री प्राप्त करने के लिए है, या नियंत्रण खोने से बचने के लिए दूसरे पक्ष के संचित अनुभवों का लालच करे। विचार की इस पंक्ति के अनुसार यह उचित है कि एंटीगोनस परिवार के पास सीयर अनुक्रम श्रृंखला का कम से कम हिस्सा है। हाँ, जब मैं क्लाउन पोशन से संबंधित सुरागों की खोज कर रहा था, तो जो छवियां उभर कर सामने आई, वे ज्यादातर एंटीगोनस परिवार से संबंधित थीं। एकमात्र अपवाद गुप्त आदेश से उपयुक्त जोकर था। इसलिए प्रतीकवाद के पीछे का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक दृश्य में जोकर औषधि और एक सुराग प्राप्त करने की संभावना होती है। हालांकि मैं मुद्दे की जड़ को समझ नहीं पाया और अफसोस के साथ चुप गया। 2 पुष्ट साक्ष्यों के साथ क्लेन ने लगभग उन मामलों पर विश्वास कर लिया जो सीरियस ने पत्र में उठाए थे। वह ये भी समझ गया कि उसने लगातार होनासिस शब्द को उन बड़बड़ाहटों में क्यों सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। ऐसा होने की सबसे पहली घटना तब हुई जब मैंने पहली बार सीर पोषण का सेवन किया। जैसा कि उसने मन में सोचा था, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। इस बीच उन्होंने अनुमान लगाया कि एंटीगोनस परिवार के अवशेष के साथ संपर्क बनाने वालों में से जीवित रहना और दृष्टा मार्ग का बियोडर बनना होनासिस कहने वाले बड़बड़ाहट को सुनने के लिए 2 आवश्यक शर्तें थीं। क्या वास्तव में एंटीगोनस परिवार द्वारा होनासिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर प्राचीन खंडहरों के भीतर कोई गुप्त खजाना छिपा हुआ है? नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच सकता। केवल नोटबुक ने ही न जाने कितने लोगों की जान ले ली है। कोई भी पूरा खजाना और भी भयानक होगा। क्लेन ने अवचेतन रूप से अपना सिर हिलाया और कागज के तीसरे टुकड़े पर अपनी नजर डाली, जो अक्षरों में से आखिरी था। माननीय मिस्टर जैड, मुझे आशा है कि मैं आपकी सहायता प्राप्त कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि आपको भी खजाने में पर्याप्त रुचि होनी चाहिए। तब तक मैं खुद को एक सामान्य व्यक्ति, इतिहास के एक सामान्य प्रेमी की तरह दिखाऊंगा। जब दिनों का अंत आएगा तो मैं टिंगडन के सभी मेमनों को भगवान को बलिदान के रूप में चढ़ाऊंगा। विनम्रतापूर्वक सीरियस सरापीस। जब उसने सीरियस का पत्र पढ़ना समाप्त किया तो क्लेन को हंसने की इच्छा हुई। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने टिंगडन को बचा लिया? यह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? विधर्मी वास्तव में अविश्वसनीय है। यह मिस्टर जैड कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी ऊंचे पद पर है। कम से कम उसे कैप्टन के समान क्रम पर होना चाहिए। सीरियस पत्र कहाँ भेज रहा था? उसने पता नहीं लिखा। ऐसा लगता है जैसे ये किसी विधर्मी की सतर्कता है। उन्होंने इसे भेजने से पहले तक पता नहीं डाला था। ठीक है, अगर एंटीगोनस परिवार के पास सीर पाथवे की औषधि है, तो क्या क्लाउन औषधि एंटीगोनस परिवार की नोटबुक के अंदर 3 सूत्रों में से एक होगी? सीरियस ने भेजा। अत्यधिक संभावना। उस पल में क्लेन को जोकर औषधि का सुराग मिल गया था। हालांकि सीरियस अपने साथ फॉर्मूला नहीं लाया था, लेकिन यह संभव था कि उसने अपने ठिकाने पर किसी प्रकार का रिकॉर्ड छोड़ दिया हो। उसके दिमाग में, उसकी यादों में भी यह बात रही होगी। क्लेन ने अपने सामने लाश को देखा और एक मृत व्यक्ति को बोलने की समस्या पर विचार किया। इस पर लगभग शून्य विचार की आवश्यकता थी, क्योंकि एक विचार तुरंत उसके दिमाग में आया। मध्यमता। स्पिरिट मीडियम उन आत्माओं से सीधे संवाद कर सकता है जो अभी तक बिखरी नहीं थी। दृष्टा, मिस्ट्री प्रायर्स और अन्य लोग अनुष्ठानिक जादू का उपयोग करके मोटे तौर पर एक ही चीज को पूरा कर सकते हैं। पहले जब वह उपयुक्त जोकर की लाश के साथ काम कर रहा था, तो 3 चीजें थीं जिन्होंने क्लेन को मीडियमशिप का उपयोग करने से रोक दिया था। सबसे पहले, वह बाकी लोगों को बचाने की जल्दी में था। दूसरे, उसके पास सामग्रियां नहीं थी और आखिरकार उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। इस प्रकार उन्होंने मीडियमशिप के विकल्प पर विचार नहीं किया और अपना सर्वश्रेष्ठ मौका गंवा दिया। जब वे ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में लौटे तो उनका उत्साह खत्म हो चुका था। यहां तक कि एक स्पिरिट मीडियम भी केवल सही जानकारी ही प्राप्त कर सका। लेकिन अब क्लेन के पास सभी सामग्रियां और उपकरण थे और उसे स्वप्न भविष्यवाणी की मदद से लंबे समय से चली आ रही नाराजगी के साथ संवाद करने का अनुभव हुआ। एक विधर्मी की आत्मा से संपर्क करने के बारे में मेरी एकमात्र चिंता कैप्टन के हानास के सपने में प्रवेश करने की स्थिति को लेकर होगी, जहां उसने एक भयानक अस्तित्व देखा था। हालांकि कैप्टन केवल 2 दिनों के लिए कमजोर रहा और उसे गंभीर रूप से घायल नहीं माना गया था। हाँ, मैं इसे आजमा सकता हूँ। निर्णय लेने से पहले वह 20 सेकंड से भी कम समय तक झिझके। वह इस अवसर को चूकना नहीं चाहता था। उसने अपना सिर उठाया, घूमा और अपनी नजर उस जगह पर डाली जहां खिड़की टूट गई थी। ये देखने के लिए वहां भीड़ जमा हो गई। टूटी खिड़की पर लौटने से पहले उसने अपना पहचान पत्र और बैज निकाल लिया। इसके बाद उन्होंने टूटी हुई ओरियल खिड़की के माध्यम से दर्शकों से कहा, मैं आवा काउंटी पुलिस के विशेष संचालन विभाग से एक परिवीक्षाधीन निरीक्षक हूँ। मैंने अपराधी को गोली मारकर हत्या कर दी है। कृपया इस बैच को निकटतम पुलिस स्टेशन में ले जाएं और उन्हें भेजने के लिए कहें। अनुवर्ती कार्रवाई से निपटने के लिए बैकअप। बाकी लोगों को इस क्षेत्र को घेरने में मेरी मदद करनी है। किसी को भी करीब आने की अनुमति न दे, क्योंकि वे दृश्य को दूषित कर सकते हैं। हाँ, अधिकारी। जिस लाइब्रेरियन के कारण क्लेन को परेशानी हुई उसने तुरंत बैज ले लिया। जब पूरे दृश्य को घेर लिया गया और कोई भी घास के मैदान में प्रवेश नहीं कर सका, तो क्लेन कोने में लौट आया और लाश के पास खड़ा हो गया। उसे खुशी हुई कि मासूम भीड़ उस शव को नहीं देख सकी, जो इंसान से ज्यादा राक्षस जैसा लग रहा था।
उसने अपनी बेत और रिवॉल्वर नीचे रख दी, फिर एक धातु की बोतल निकालने के लिए अपने विंडब्रेकर की भीतरी जेब में हाथ डाला। वह मृत व्यक्ति को बोलने के लिए स्वप्न भविष्यवाणी के साथ एक मध्यम अनुष्ठान की तकनीक का उपयोग करने जा रहा था। क्लेन ने सुनहरी बोतल का ढक्कन खोला और उसे अपनी नाक के पास लाया। उसने उस उत्तेजक गंध का एक झोंका लिया जिसने उसे ऊर्जावान बना दिया। ये होली नाइट पाउडर था जो स्लम्बर फूल, ड्रैगन ब्लड घास, गहरे लाल चंदन, पुदीना और अन्य जड़ी बूटियों का उपयोग करके बनाया गया था। चूंकि इसे बनाना आसान था, क्लेन ने भूमिगत बाजार से सामग्री प्राप्त करते ही एक बैच बना लिया था। अब ये काम आने वाला था। उसने अपनी हथेली पर थोड़ा सा होली नाइट पाउडर डाला और खुद को इकट्ठा किया। उसकी आंखों की पुतली काली पड़ गई। इसके बाद क्लेन ने धातु की बोतल हटा दी और उसमें अपनी आध्यात्मिकता डालने के बाद पाउडर को जमीन पर बिखेर दिया। चलते चलते उसने पाउडर बिखेर दिया, जिससे सीरियस की लाश के चारों ओर एक घेरा बन गया। एक निराकार अवरोध खड़ा हो गया जिसने उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। क्लेन ने उसके हाथ पर बचा हुआ होली नाइट पाउडर झटक दिया और अन्य धातु की बोतलें निकाल ली। उन्होंने आसपास के क्षेत्र में अमथा, शुद्धोस और अन्य तरल पदार्थ छिड़के। उन्होंने जो अनुष्ठान स्थापित किया वह रे बीबर के घर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ओल्ड नील से अलग था, क्योंकि अनुष्ठान का उद्देश्य अलग था। उदाहरण के लिए, ओल्ड नील ने होली नाइट पाउडर का उपयोग करने से पहले तरल पदार्थ डाला। वह वास्तविक वेदी के अलावा एक शांत और पवित्र राज्य का निर्माण कर सकता है। सीरियस की शेष आध्यात्मिकता को आसपास की वस्तुओं से परेशान होने से रोकने के लिए क्लेन ने तरल पदार्थ डालने से पहले होली नाइट पाउडर का उपयोग किया था, जबकि अनुष्ठान की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वातावरण अभी भी मुश्किल से प्रबंधित हो रहा था। यदि उसने ओल्ड नील की विधि का उपयोग किया होता तो सीरियस की शेष आध्यात्मिकता शुद्ध हो जाती, जिससे संबंध स्थापित करना असंभव हो जाता। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद क्लेन ने सभी सामग्रियां हटा दी और चिंतन की स्थिति में प्रवेश किया। उन्होंने धीरे से हर्मीज मंत्रों का पाठ किया। मैं अंधेरी रात की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं रहस्य की शक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देवी की प्रेममयी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस वेदी के अंदर विधर्मियों की आध्यात्मिकता के साथ संवाद करने की अनुमति देंगे। ऊर्जा उस पर उतर आए। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं, मानो उसने अपनी पुतलियां और आंखों का सफेद भाग खो दिया हो। अवसर का लाभ उठाते हुए क्लेन ने अपने दिल में एक भविष्यवाणी कथन पढ़ा, क्लाउन पोशन का सूत, जोकर औषधि का सूत। जब वह वक्तव्य पढ़ रहा था, उसने अस्थायी रूप से स्वप्न जैसी स्थिति में प्रवेश करने के लिए कोगिटेशन का उपयोग किया। यह एक धुंधली धूसर दुनिया थी जिसका कोई आसमान या जमीन नहीं थी। क्लेन असामान्य रूप से सतर्क था क्योंकि उसने एक पारदर्शी अलौकिक आकृति देखी। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सीरियस की आत्मा के अवशेषों को छुआ। गड़गड़ाहट के साथ उसके सामने का दृश्य बदल गया। वह गहरे लाल रंग से रंगी हुई एक स्टडी टेबल थी। चांदी के मोमबत्ती स्टैंड पर 3 मोमबत्तियां थीं, साथ ही कागज का एक कोरा टुकड़ा भी था। सीरियस के हाथ में एक कलम थी। उन्होंने लोएन भाषा में लिखा, ये दूसरा फॉर्मूला है। नोटबुक में इसका नाम क्लाउन है। 80 मिलीलीटर शुद्ध पानी, 5 बूंद टोन एप्पल जूस, 7 ग्राम काले किनारे वाला सूरजमुखी पाउडर, 10 ग्राम गोल्डन क्लोव घास पाउडर, जहर हेमलॉक की 3 बूंदें ये पूरक सामग्री है। मुख्य अलौकिक सामग्री है, एक परिपक्व होने से पहाड़ी बकरी के एकल सींग का एक क्रिस्टल और मानव चेहरे वाले गुलाब का एक पूरा डंठल। ऐसा प्रतीत हुआ कि सीरियस ने क्लाउन पोशन का फॉर्मूला याद कर लिया था, क्योंकि उसने इसे जल्दी ही लिखना समाप्त कर दिया था। वह एक पल के लिए रुका और कॉफी का एक घूंट लिया। फिर उसने अपनी कलाई पर बंधा चांदी का पेंडुलम खोल दिया। उसने पेंडुलम पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप से दिनों का अंत, मन की शांति, भगवान के आशीर्वाद की आशा और कबूल जैसे शब्द बुदबुदाए। सीरियस ने अपनी प्रार्थना समाप्त करने के बाद क्लेन ने अंततः पेंडुलम को स्पष्ट रूप से देखा। घाव वाली चांदी की चेन के नीचे अंगूठे के आकार की एक मानव मूर्ति थी। मूर्ति में एक आंख थी जो दिग्गजों के लिए अद्वितीय विशेषता थी। उसका मुख नीचे की ओर था, उसके पैर जंजीरों से बंधे हुए थे जो ऊपर की ओर जुड़े हुए थे। उस क्षण विशाल की एक आंख में अचानक फीकी लाल चमक आ गई। दरार। क्लेन ने जो दृश्य देखा वह चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसके पैर लड़खड़ा गए, जिससे वह लगभग घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। क्लेन को अपने सिर में दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसके सिर पर बल्ले से बेरहमी से वार किया गया हो। जैसे ही उसके हाथ उसके घुटनों की रक्षा के लिए अनायास ही आगे बढ़े, उसकी दृष्टि रक्त लाल हो गई। कई सेकंड बाद वह ठीक हो गया और वापस खड़ा हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी आध्यात्मिकता असामान्य रूप से कमजोर थी, मानो उसने उन बड़बड़ाहटों को सुन लिया हो जो उसके दिमाग में एक बार फिर से घुस गई थी। परंतु जादुई औषधि को पचाने में उनकी प्रगति के कारण प्रतिकूल प्रतिक्रिया शीघ्र ही शांत हो गई। फांसी पर लटका हुआ विशालकाय सच्चा निर्माता। सीरियस और हनास दोनों ऑरोरा ऑर्डर के सदस्य थे, लेकिन कैप्टन ने हनास के सपने में एक बड़ा क्रॉस देखा। जिस भयानक क्रूज पर चढ़ाया जा रहा था वह ऑरोरा ऑर्डर का फांसी पर लटका हुआ राक्षस नहीं था। क्लेन ने 2 गहरी सांसें ली और अपनी आध्यात्मिकता के धीरे धीरे ठीक होने का इंतजार किया। ऑरोरा ऑर्डर एक गुप्त संगठन था जो लगभग 200 से 300 साल पहले अस्तित्व में आया था। उन्होंने सच्चे निर्माता की पूजा की और उसे फांसी पर लटके हुए दानव के रूप में दर्शाया। उनका मानना था कि प्रत्येक मनुष्य में दैवीय गुण है और जब तक वे कायम रहेंगे और अनगिनत परीक्षणों से गुजरेंगे, तब तक वे देवदूत बनने के लिए पर्याप्त दिव्य गुण जमा करने में सक्षम होंगे। नाइटहॉक्स के आंतरिक रिकॉर्ड के अनुसार ऑरोरा ऑर्डर का अनुक्रम 9 रहस्य अनुपूरक था। ये बियोडर्स रहस्यमय और भयानक प्राणियों के अस्तित्व को महसूस कर सकते थे और बलिदानों के संबंध में अच्छी मात्रा में ज्ञान और अनुष्ठानिक जादू पर कुछ ज्ञान से लैस थे। ये दावा करने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि वरिष्ठ गोपनीयता आपूर्तिकर्ताओं ने अपने विश्व दृष्टिकोण में विकृतियों का अनुभव किया और आसानी से नियंत्रण खो दिया। अनुक्रम 7 के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जिसे ऑरोरा ऑर्डर ने समझ लिया था। अनुक्रम 8 श्रोता था। यह एक बियॉन्डर के लिए काफी भयानक नौकरी मानी जाती थी। प्रत्येक श्रोता गुप्त संस्थाओं की फुसफुसाहट को सीधे सुन सकता था। इस प्रकार वे बार बार शक्तिशाली, विकृत, अद्वितीय क्षमताओं के संपर्क में आए। लेकिन परिणामस्वरूप यदि वे आगे बढ़ने में असमर्थ रहे तो श्रोता बनने के बाद अगले 5 वर्षों तक जीवित रहना उनके लिए कठिन था। इसके अलावा रिपोर्ट में नाइटहॉक्स की टिप्पणियां ये थी कि प्रत्येक श्रोता पागल था। भले ही वे सतह पर सामान्य दिखते हों, लेकिन अंदर से वे हमेशा पागल थे। ऑरोरा ऑर्डर से संबंधित रिपोर्ट का विवरण क्लेन के दिमाग में कौंध गया। उनका प्रारंभिक सिद्धांत यह था कि सीरियस एक रहस्य आपूर्ति करता था। विवरण के अनुसार राजप्रदायक युद्ध में दृष्टाओं की तरह ही निराशाजनक है। यह अभी सीरियस के कार्यों में फिट बैठता है। बाद में क्या हुआ? क्या चोट के कारण नियंत्रण खो गया था?
हाँ, फ्राय ने एक बार कहा था कि मरने के बाद प्रत्येक बियोडस को कमोबेश कुछ अजीब बदलावों से गुजरना होगा। क्लेन ने सोचा जब उसने देवी की स्तुति करने के लिए अपनी छाती पर 4 बिंदु थपथपाए। जब उनकी आध्यात्मिकता थोड़ी ठीक हो गई तो उन्होंने उचित प्रक्रिया के साथ अनुष्ठान संपन्न किया और आध्यात्मिकता की दीवार को ध्वस्त कर दिया। एक झटके के साथ हवा का एक झोंका आया और क्लेन ने खुद को सीरियस की लाश को देखने के लिए मजबूर किया। उसने देखा कि सीरियस के जख्मी चेहरे पर अभी भी एक स्पष्ट मस्सा था। ये गहरे बैंगनी रंग का मस्सा था, लगभग काला। ऐसा लग रहा था कि भीतर कोई तरल पदार्थ और कोई रोशनी चमक रही है। वह किस प्रकार का परिवर्तन था? क्लेन ने अपनी कनपटी को रगड़ा, उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई। वह झुका और अपनी छड़ी वापस ले ली, जिससे वह उसका वजन सहन कर सकी। जो कुछ हुआ उसके बाद वह जानता था कि सीरियस की आध्यात्मिकता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। यहां तक कि स्पिरिट मीडियम डेली भी उससे संवाद करने में असमर्थ होगी। थोड़ी देर बाद क्लेन ने कैप्टन डन और उनके साथी लियोनार्ड और केनली को देखा। लियोनार्ड ने जमीन पर पड़ी लाश को देखते हुए मजाक किया, ऐसा लगता है कि आपका भाग्य बियोडस और बुरी ताकतों से बंधा हुआ है। कुछ ही हफ्तों में आपने उन अलौकिक घटनाओं की तुलना में अधिक अलौकिक घटनाएं देखी हैं जो हम आमतौर पर महीनों में देखते हैं। ये सहयोग नहीं हो सकता है, क्लेन ने आगे कहा, जब उसने अचानक अपने सपने में देखी गई लाल चिमनी के बारे में सोचा, साथ ही होनासिस पर्वत श्रृंखला के मुख्य शिखर पर राजसी महल और उस पर निराकार फोकस के बारे में सोचा। उन्होंने इस अवसर का उपयोग करते हुए इसका उल्लेख किया। डन ने आसपास का सर्वेक्षण किया और अपनी बुरी आंखों से क्लेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूछा, क्या आपने उसकी आत्मा को दिशा देने की कोशिश की? वहां अभी भी होली नाइट पाउडर के निशान और आवश्यक तेलों की खुशबू थी। हाँ, क्लेन ने सच्चाई से उत्तर दिया। मुझे चिंता थी कि आप देर से पहुंचेंगे और उनकी आध्यात्मिकता के अवशेष बिखर जाएंगे। तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या तुम ठीक हो? छोटे केनली ने चिंता में पूछा। क्लेन ने सीरियस का अविभाजित पत्र कप्तान को दिया और शुरुआत से शुरू किया। जब मैं अनुष्ठानों के लिए सामग्री खरीदने के लिए भूमिगत बाजार में गया तो मुझे अचानक याद आया कि सेलेना भी एक बार एविल ड्रैगन बार गई थी और वह हनास विंसेंट ही था जो उसे वहां लाया था। इसका मतलब था कि हनास वहां नियमित रूप से आता था। इस प्रकार मुझे संदेह है कि चित्र में मौजूद व्यक्ति, जो निश्चित रूप से हनास से जुड़ा हुआ है, भूमिगत बाजार में भी गया होगा। मैंने बॉसवैन से चित्र के बारे में पूछा और उन्होंने मुझे पुष्टि दी। उन्होंने मुझे बताया कि उस व्यक्ति ने एक बार होनासिस पर्वत से संबंधित दस्तावेज और वस्तुएं खरीदने की कोशिश की थी। इससे मुझे पुस्तकालय की याद आ गई। मुझे याद आया कि लाइब्रेरियन ने उल्लेख किया था कि किसी ने जर्नल का वह अंक लौटा दिया है जिसे मैं उधार लेना चाहता था। लियोनार्ड एक तरफ खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ सुन रहा था। उसने अचानक टोकते हुए कहा, और इसलिए आप अपने पहचान दस्तावेज और बैज यहाँ पलटने के लिए लाए हैं उधार लेने के रिकॉर्ड। दरअसल मैं बहुत जिज्ञासु हूँ, आप यहाँ इस आदमी के साथ संघर्ष में क्यों आएंगे? भले ही यह सीधी मुठभेड़ थी, आपके काम करने की शैली के साथ आपने ऐसा दिखावा किया होगा कि आप उसे नहीं जानते थे और बस लाइब्रेरी छोड़ देंगे। तब आप हमसे मदद मांगने के लिए स्कॉटलैंड स्ट्रीट आएंगे। हाँ, आपको जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक आप लक्ष्य की पुष्टि करते हैं और यह कि उसने टिंडन को नहीं छोड़ा है, उसे ढूंढने का हमेशा एक रास्ता होगा, डन ने पत्र की समीक्षा करते हुए कहा। क्लेन ने तुरंत शर्मिंदगी में कहा, लाइब्रेरियन ने उसे पहचान लिया और चिल्लाया, पुलिस मदद करेगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ऐसा न सुनने का दिखावा कर सकूं। लियोनार्ड और केनली ने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने अपने मनोरंजन को छिपाने की कोशिश की जबकि दूसरे ने अपना सिर एक तरफ कर लिया। डन ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें अक्षरों से हट गईं। क्या आपको उसकी आत्मा को आगे बढ़ाने से कुछ मिला? मैंने एक पेंडुलम देखा जिसने एक लटके हुए विशालकाय का आकार ले लिया। अनुष्ठान से बाहर निकलने से पहले मैंने विशाल की एकमात्र आंख में खून जैसी लाल चमक देखी, क्लेन ने ईमानदारी से वर्णन किया। वह फिलहाल क्लाउन पोर्शन के बारे में बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके मन में 2 बातें थीं। सबसे पहले, यदि डन और बाकी लोग सीरीज के ठिकाने और संबंधित रिकॉर्ड को खोजने में सक्षम थे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उन्हें बताया या नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई अतिरिक्त योगदान नहीं होगा। दूसरा, यदि डन और बाकी लोग इसे ढूंढने में असमर्थ रहे तो वह भविष्य में इसकी रिपोर्ट कर सकते थे। इस तरह उसे एक और योगदान से सम्मानित किया जाएगा, जिससे उसे औषधि बनाने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने की अनुमति मिल जाएगी। यह एक ही कार्य के लिए 2 गुना पुरस्कार प्राप्त करने का एक तरीका था, एक तकनीक जो और नील की हालिया शिक्षाओं से उपजी थी। अरोड़ा ऑर्डर। कुछ प्रासंगिक प्रश्न पूछने से पहले डन अपने आप में बुदबुदाया। जब क्लेन ने उसके सभी सवालों का जवाब दे दिया तो उसने क्लेन की आंखों में थकान देखी और अपनी छड़ी लहराई। बुरा नहीं है, आपने उस योजना को विफल कर दिया जो टिंडन को निशाना बना रही थी। आप वापस जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। केनली, और नील को ले आओ। निर्देश देने के बाद डन कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अनुक्रम 6 से पहले स्लीपलेस पाथवे से परे लोगों में कई पूरक क्षमताओं का अभाव है। हम केवल अनुष्ठानिक जादू का सबसे सरल संचालन ही कर सकते हैं। कैप्टन, आपका मतलब है कि अनुक्रम 6 के बाद से स्लीपलेस पाथवे बियॉन्ड संबंधित पहलुओं में सुधार हासिल करेगा? क्लेन ने जिज्ञासा से पूछा। हाँ, डन ने पुष्टि की। डैफोडिल स्ट्रीट लाइब्रेरी छोड़ने के बाद क्लेन डैफोडिल स्ट्रीट वापस जाते समय कई मौकों पर गाड़ी में लगभग सो गया। वह घर में चुपचाप घुस गया, फिर उसने सोफे पर सोने से पहले अपनी टोपी और जैकेट उतार दी। कुछ देर बाद वह अचानक उठा, अपनी जेब से घड़ी निकाली और उसे खोल दिया। मेलिसा आधे घंटे में वापस आ जाएगी, बेंसन 45 मिनट में। अगर मैं नहीं उठा तो हमें डिनर करने से पहले उन्हें 1 घंटे इंतजार करना होगा। क्लेन ने अंदर प्रवेश करते ही अपना माथा रगड़ा रसोई घर। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, फिर उस दोपहर खरीदे गए बेल, टमाटर, गाजर और प्याज को बाहर निकाला। सामग्री तैयार करने के बाद वह अचानक ठिठक गया। उसे लग रहा था कि अभी अभी उसकी हरकतें उस दोपहर की घटना के साथ एक अजीब सा तालमेल बिठा रही हैं। मैं वह आदमी हूँ जिसने अभी अभी टिंडन को बचाया है, क्लेन ने मनोरंजन करते हुए बुदबुदाया। उसने एक सफेद एप्रन पहना और रात का खाना बनाने में लग गया। शाम 8 बजे के बाद मोरेटी परिवार के भोजन कक्ष में जैसे ही उसने कटोरे में बचे उतले सूप को देखा, बेंसन ने संतुष्ट डकार देने के लिए अपना मुंह रखने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि हम इसे तीसरी बार खा रहे थे, फिर भी मुझे ये स्वादिष्ट लगता है। टमाटर की खटास और मिठास और ऑक्सटेल की चबाने योग्य बनावट एक उत्तम और अद्वितीय स्वाद में मिल जाती है। क्लेन, मुझे खेद है कि ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी ने ऐसा किया। टिंडन सिटी ऐसे उत्कृष्ट शेफ को खो देगी। मेलिसा अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और चुपचाप सहमति में सिर हिलाया।
ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक वास्तविक खाना पकाने का प्रयास नहीं किया है। क्लेन विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। अगर भविष्य में हमारे पास मौका है तो आइए कुछ प्रामाणिक इंडिस व्यंजनों के लिए होवे स्ट्रीट पर बोनापार्ट रेस्तरां में जाएं और कुछ दक्षिणी व्यंजनों के लिए गोल्डन इंडिस बोरो में कोस्टलाइन रेस्तरां में भी जाएं। ये ऐसे रेस्तरां थे जो हमेशा अखबारों में छाए रहते थे, जहां प्रति व्यक्ति औसत लागत 1.5 पाउंड के आसपास थी। मेलिसा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मुझे आपका खाना बनाना अधिक पसंद है। बेंसन हंसे और विषय बदल दिया, लेकिन आखिरकार मुझे लगता है कि टमाटर ऑक्सटेल सूप में कुछ कमी है। शायद इसे ब्रेड के साथ नहीं खाना चाहिए। क्लेन ने सहमति में सिर हिलाया। ये चावल के साथ सबसे अच्छा पूरक है। चावल, मेलिसा ने लालसा की अभिव्यक्ति के साथ बुदबुदाया। टिनिगन, जो उत्तर में स्थित था, एक बड़ा शहर नहीं माना जाता था। कुछ विशेष रेस्तरां के अलावा चावल खाने का कोई मौका मिलना मुश्किल था। बेंसन और मेलिसा के लिए इस प्रकार का भोजन केवल समाचार पत्रों और पाठ्यपुस्तकों के विवरण में मौजूद था। अपनी बहन के हाव भाव को देखकर क्लेन हंसा। जब तक हमें 1 और 6 महीने का वेतन नहीं बचा लेते तब तक प्रतीक्षा करें और हमें देसी खाड़ी में छुट्टियों पर जाने और वहां के व्यंजनों को चखने का मौका मिलेगा। देसी खाड़ी लोएन साम्राज्य के सुदूर दक्षिण में स्थित थी और इसका 1/3 हिस्सा फेनापोटो साम्राज्य का था। वहां भरपूर धूप और सुंदर दृश्य थे और वहां का पेला बहुत प्रसिद्ध था। इससे पहले कि मेलिसा पैसे बचाने के बारे में अपनी राय साझा कर पाती, क्लेन ने कहा, अगले 3 महीनों में मुझे एक और वेतन वृद्धि मिलनी चाहिए। तब तक हम यात्रा करने की अपनी इच्छा को पूरी तरह से पूरा कर सकते हैं और साथ ही जरूरतों के लिए पैसे भी बचा सकते हैं। क्यों? जैसा कि अपेक्षित था, बेंसन और मेलिसा का ध्यान पुनः निर्देशित किया गया। क्लेन हल्के से खांसा और समझाते हुए मुस्कुराया, मेरी व्यावसायिकता के कारण पुलिस विभाग, जो हमेशा हमारी कंपनी के साथ सहयोग करता है, मुझे अपने अंशकालिक इतिहास सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का इरादा रखता है। वे मुझे अतिरिक्त भुगतान करेंगे, कम से कम 2 पाउंड प्रति सप्ताह। यदि आप भविष्य में मुझे पुलिस की वर्दी में और संबंधित पुलिस दस्तावेज दिखाते हुए देखें, कृपया चौंके नहीं। बेशक, जैसा कि आप जानते हैं, सरकारी विभागों में कार्यकुशलता 90 साल की महिला के कदमों जितनी धीमी है। उन्हें अभी भी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उन्हें मेरा गहन निरीक्षण करना पड़ता है। इसलिए अगले 2 महीनों के लिए अपने अवकाश के दिनों में मैं और अधिक सीखने के लिए अपने गुरु और शिक्षण स्टाफ से मिलने के लिए अक्सर खोए विश्वविद्यालय जाऊंगा। अपने भाई और बहन की आंखों में हैरान भाव देखकर वह रुका और एक अजीब भाव के साथ कहा, बिल्कुल जैसा कि सम्राट रोसेले ने कहा था, सीखने के लिए कोई भी कभी बुरा नहीं होता। बेंसन ने आधे में कहने से पहले कुछ सेकंड का मौन रखा, आत्मनिंदा और आधे भावुक तरीके से, क्या मुझे विश्वविद्यालय के लिए साइन अप करने में बहुत देर हो गई है? ज्ञान वास्तव में धन है और शक्ति भी। क्लेन ने चुपचाप जोड़ा। बेंसन, आपको क्लेन की व्याकरण की पुस्तकों और उनकी क्लासिक साहित्य पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। मेलिसा ने क्लेन के मुंह से शब्द चुराते हुए अचानक कहा। बेंसन के हाव भाव बदले हुए लग रहे थे। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, क्लेन, आज रात मुझे वो किताबें दे दो। भले ही वे मुझे सुला दें, लेकिन मैं उन्हें दिन में 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं देवी की कसम खाता हूँ, अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं घुंघराले बालों वाला लंगूर बन जाऊंगा। क्लेन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान तैर गई। कोई बात नहीं। ... अगली सुबह क्लेन ने ब्रेक रूम में कपड़े की रैक पर अपना कोट और टोपी लटका दी। फिर उसने रोजन के निर्देशों का पालन किया और बेसमेंट से चाइनीज गेट के बाहर ड्यूटी रूम तक चला गया। कैप्टन डन और सदस्य फ्राई, सीका, रॉयल, लियोनार्ड और केनली सभी वहां थे। जैसे ही उसकी भूरी आंखों ने नव पदोन्नत नाइटहॉक की ओर देखा, डन ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले मिशनों का सारांश देने और विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए हमारी हर गुरुवार को एक नियमित बैठक होती है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कई नियमित बैठकों की परीक्षा भी झेली है। क्लेन ने व्यंग्य किया। उन्हें एक सीट मिली और उन्होंने मजाक में कहा, क्या मुझे अपना परिचय देने की जरूरत है? डन मुस्कुराया और केनली की ओर देखने लगा। हमें सीरियस सरापिस की जांच के बारे में संक्षेप में बताएं। केनली भी नाइटहॉक थे जिन्हें सिविलियन स्टाफ के एक सदस्य से पदोन्नत किया गया था। वह बहुत लंबा नहीं था, उसके भूरे बाल काफी घने थे, उसके शरीर का आकार औसत था, उसकी मांसपेशियां बहुत सुडौल थी और वह एक बुद्धिमान और सक्षम व्यक्ति की तरह दिखता था। उसने सोचा और कहा, ओल्ड नील की मदद से हमें सीरियस का गुप्त ठिकाना मिल गया। घटनास्थल पर कई किताबें और वस्तुएं थीं। उनसे हम निश्चित हो सकते हैं कि सीरियस गुप्त संगठन ऑरोरा ऑर्डर के भूमिगत सदस्यों में से एक था, वह एक राज आपूर्तिकर्ता भी था। ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि उन्होंने और हानास विंसेंट ने एंटिगोनस परिवार नोटबुक वेल्च को बेची थी। जो लोग वेल्च को याद नहीं करते हैं वे क्लेन से उसके बारे में पूछ सकते हैं। हमें मूल्यवान वस्तुएं मिली जिनमें 3 सीक्वेंस पोशन फॉर्मूले शामिल हैं, जो सीक्वेंस 9 सीट, सीक्वेंस 8 अप्रेंटिस और सीक्वेंस 8 क्लाउन है। अगला कार्य सीरीज के सामाजिक शकल और हमें मिले पत्रों का उपयोग अन्य बाहरी शकल के सदस्यों का पता लगाने के लिए करना है। अरोड़ा आदेश, हमारी खोज का ध्यान उस विधर्मी पर केंद्रित होगा जिसने पुलिस विभाग में घुसपैठ कर ली है। इसके अलावा जो लोग हनास के संपर्क में थे उनकी दोबारा जांच करने की जरूरत है। डन ने हल्के से सिर हिलाया और क्लेन की ओर देखा। जैसा कि आपने अभी सुना, हमने क्लाउन पोशन फॉर्मूला प्राप्त कर लिया है, लेकिन यह निर्धारित करने में असमर्थ है कि क्या यह वास्तविक है। हमें प्रतिक्रिया देने के लिए पवित्र कैथेड्रल की प्रतीक्षा करनी होगी। ऑरोरा ऑर्डर से संबंधित मिशन में आपके पास है महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही यह देखते हुए कि आपने गुप्तादेश के एक सदस्य को गोली मार दी है, जब तक आप पदोन्नत होने के लिए पर्याप्त योगदान अर्जित नहीं कर लेते तब तक इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना होगा कि हर कोई डेली जैसा नहीं है। तुम्हें अपनी इच्छा दबानी होगी और 3 साल तक इंतजार करना होगा। नियंत्रण खोने से बचने के लिए आप क्लाउन पोशन फॉर्मूले की हमारी खोज से अपनी मानसिकता को प्रभावित नहीं होने दे सकते। कैप्टन, आप नहीं समझते कि कार्य करना कितना जादुई है। मैंने पहले ही इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि कर दी है कल रात भूरे कोहरे के ऊपर भविष्यवाणी का उपयोग करते हुए क्लाउन पोशन फॉर्मूला। क्लेन ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखूंगा। फिर सफेद बालों और काली आंखों वाली शांत मध्यरात्रि कवि सीका ट्रॉन ने कहा, हमने अभी भी ऐसा नहीं किया है। इंस्टिगेटेड ट्रेस के संबंध में कोई सुराग मिला? मुझे संदेह है कि वह पहले ही टिंगन से भाग चुका है। ... अपनी नई जानकारी का आदान प्रदान करने के बाद क्लेन ने ड्यूटी रूम छोड़ दिया और ओल्ड नील को अपने रहस्यवाद के पाठ को जारी रखने के लिए पाया। दोपहर में वह अपने लड़ाकू शिक्षक गवेन के पास गया, बुनियादी ताकत, सहनशक्ति और समग्र समन्वय प्रशिक्षण करने के लिए।
सूरज अभी भी चमक रहा था और 5 बजे। क्लेन ने अपनी प्रशिक्षण पोशाक उतार दी, जल्दी से स्नान किया और अपने मूल कपड़े पहन लिए। स्ट्रीट वह उस लाल चिमनी के बारे में नहीं भूला था जिसे उसने अपने सपने में देखा था, नहीं वह उस आदमी के बारे में भूला था जिस पर उसे मनोविज्ञान किमियागरों का सदस्य होने का संदेह था, जिसने भूमिगत में स्पेक्टेटर औषधि के लिए पूरक सामग्री खरीदी थी। बाजार नाइटहॉक के रूप में उनकी भूमिका में इन चीजों की जांच करना असुविधाजनक होगा। नंबर 27, हेनरी की निजी जासूस कंपनी। हाँ, अखबार के विवरण के अनुसार क्लेन को एक निजी जासूसी कंपनी मिली। इसे भरोसेमंद बताया गया। उसने नकाब पहन लिया, अपनी टोपी नीचे कर ली और अपना कॉलर ऊपर कर लिया। वह सीढ़ियों से ऊपर चला गया और दूसरी मंजिल पर कंपनी में आ गया। दस्तक दस्तक दस्तक, उसने दरवाजा खटखटाया जो आधा बंद था। कृपया अंदर आइए, एक ऐसी आवाज आई जो कफ से प्रभावित लग रही थी। क्लेन ने अपना बेत उठाया और अंदर जाने के लिए दरवाजे को धक्का दिया। उन्होंने जासूसी कंपनी को लगभग खुले लेआउट का उपयोग करते हुए देखा। वहां 4 कर्मचारी छोटे छोटे कक्षों में विभाजित होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। हाय, मैं जासूस हेनरी हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सफेद शर्ट और काली बनियान पहने एक व्यक्ति ने उनका स्वागत किया। उसके हाथ में धूम्रपान पाइप था और उसके पास एक प्रमुख जबड़ा, ब्लेड जैसी भौहें और गहरी नीली आंखें थी जो उसके ग्राहक के आकार को दर्शाती थीं। बोलते समय क्लेन ने अपने विंडब्रेकर की कॉलर का उपयोग करके अपने चेहरे के आधे हिस्से को अवरुद्ध कर लिया। मेरे पास आपको सौंपने के लिए 2 मामले हैं। आपकी दरें कैसी हैं? ये कार्य की कठिनाई पर निर्भर करता है। जासूस हेनरी ने अपनी निगाहें पीछे हटा ली और अतिथि क्षेत्र में सोफे की ओर इशारा किया। चलो वहीं बात करते हैं। क्लेन उसके पीछे पीछे अर्धविभाजित क्षेत्र में गया और सिंगल सीट सोफे पर बैठ गया। उसने न तो अपना कोट उतारा, न ही अपनी टोपी और मुखौटा उतारा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज भारी कर दी और कहा, सबसे पहले मुझे इस तरह दिखने वाली चिमनी वाला एक घर ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। साथ ही यह भी जानकारी चाहिए कि मालिक और वर्तमान किराएदार कौन है। जैसे ही वह बोला, उसने करीने से मोड़ा हुआ एक कागज निकाला। जब उसने उसे खोला तो उसमें एक चिमनी थी जिसका रंग नोट किया हुआ था और उसके आसपास का दृश्य भी लिखा हुआ था। यह वह ड्राइंग थी जिसे क्लेन ने भूरे कोहरे के ऊपर के क्षेत्र की विशिष्टता और खुद से प्रार्थना करने की विधि का उपयोग करके पूरा किया था। कितना बढ़िया चित्र है, जासूस हेनरी ने अवचेतन रूप से प्रशंसा की। फिर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कहा, यह जटिल नहीं है लेकिन बहुत थकाऊ है। इसके लिए लंबे समय और बड़ी मात्रा में जनशक्ति की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूँ। क्लेन ने हल्के से सिर हिलाया। जासूस हेनरी ने एक पल के लिए सोचा और कहा, 7 पाउंड। इस काम की कीमत 7 पाउंड होगी। इसके अलावा आपको मुझे कम से कम 2 सप्ताह का समय देना होगा। ठीक है। दूसरा, इस सज्जन को ढूंढने और उसकी पहचान जानने में मेरी मदद करे। केवल एक चीज जो मैं जानता हूँ वह यह है कि वह कभी कभी हाबाबरों के पास एविल ड्रैगन बार में दिखाई देता है और उसे आपके द्वारा भेजे गए किसी भी आदमी का पता नहीं लगाना चाहिए। वह बहुत संवेदनशील है और उसके पास भयानक अवलोकन कौशल है। क्लेन ने दूसरा चित्र निकाला। उनका इरादा मनोविज्ञान एल्केमिस्ट के एक सदस्य से संपर्क करने का था ताकि ये देखा जा सके कि क्या उन्हें कोई मूल्यवान जानकारी और सामग्री मिल सकती है। उदाहरण के लिए शायद कोई ऐसा फॉर्मूला जिसका न्याय के साथ आदान प्रदान किया जा सके। 3 पाउंड, ऐसे मिशन की लागत लगभग 3 या 4 पाउंड होगी। आपके उत्कृष्ट ड्राइंग कौशल से मेरे सहायक और मुझे समय बचाने में मदद मिलेगी, जासूस हेनरी ने कुशलतापूर्वक उत्तर दिया। कुल 10 पाउंड। क्लेन को कीमत परेशान करने वाली लगी। जासूस हेनरी ने अपने पाइप पर एक कश खींचा और कहा, हाँ, और आपको 2 पाउंड जमा करने की आवश्यकता है। जब प्रगति होगी तो आपको 3 से 5 पाउंड का भुगतान करना होगा। शेष भुगतान तब किया जा सकता है जब मिशन पूरा हो गया है। तो फिर मैं आपकी प्रगति जांचने के लिए अगले सप्ताह आऊंगा। पर्यवेक्षक जासूस को उसकी किसी भी विशेषता को याद रखने से रोकने के लिए क्लेन ने कीमत के बारे में कोई मोलभाव नहीं किया। एक मानक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने 2 1 पाउंड के नोट निकाले और उन्हें जासूस को दे दिया। उसकी बचत में से केवल 1 पाउंड और 17 सोली ही बचे थे। जैसे ही जासूस हेनरी ने धुंधले मुखौटे और काले विंडब्रेकर और उसके कॉलर को ऊपर उठाए हुए व्यक्ति को जल्दी से निकलते हुए देखा, जैसे ही वह अपना पाइप पी रहा था, उसकी आंखों में एक संदिग्ध नजर आ रही थी। वह ऐसे घर की तलाश क्यों कर रहा है जिसमें उस तरह की चिमनी हो? वह एक कलाकार होना चाहिए या कम से कम किसी प्रकार का पेशेवर स्केच कलाकार होना चाहिए। ... दोपहर में विस्काउंट ग्लैंट की शानदार हवेली में ऑड्रे ने अपनी नौकरानी के साथ शिष्टाचार का पालन किया और मेजबान की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसने अपने हाथ को तेजी से चुंबन देते हुए उसकी ओर देखा। आपकी सुंदरता मेरे सैलून को बढ़ाती है, ग्लैंट ने हमेशा की तरह सबसे पहले तारीफ की। फिर उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और कहा, वह महिला पहले से ही यहाँ है। वह एक बियॉन्डर है और एक लेखिका भी है। लेखक? ऑड्रे ने ग्लैंट की प्रतिक्रिया देखते हुए लापरवाही से पूछा। इसके बाद उसे अपनी नौकरानी एनी की उपस्थिति से कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि वे सामान्य विषयों पर बातचीत करते थे। ग्लेंट ने अपना शरीर सीधा किया और मुस्कुराया। हाँ, मुझे विश्वास है कि आपने अतीत में उनकी रचनाएं पढ़ी हैं। उन्होंने स्टॉर्मविंड माउंटेन विला नामक पुस्तक लिखी है जो पिछले 2 महीनों से अत्यधिक प्रशंसित थी। ऑड्रे ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैंने उस किताब का आनंद लिया, विशेषकर शांत लेडी सिसी का। इस बीच वह अंदर ही अंदर अपने पाखंड पर आंखें घुमा रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके नवीनतम शौक का उपन्यासों से कोई लेना देना नहीं था। उसने 1 महीने पहले स्टॉर्मविंड माउंटेन विला पढ़ना बंद कर दिया था। उसकी प्रगति 1/3 अंक पर रुक गई थी। जब से वह टैरो क्लब में शामिल हुई और खुद को शक्तिशाली मूर्ख से परिचित कराया और एक वास्तविक बियोडर बन गई, तब से वह खुद को रहस्यवाद के ज्ञान में डुबो रही थी। वह मनोविज्ञान के बारे में व्यवस्थित रूप से सीख रही थी और अन्य गतिविधियों में उसकी रुचि खत्म हो गई थी। मुस्कुराते हुए ग्लेंट ने ऑड्रे को हॉल में एक सोफे की ओर निर्देशित किया। मुझे यकीन है कि मिस फोर्सवॉल आप पर अच्छा प्रभाव छोड़ेगी क्योंकि वह बिल्कुल स्टॉर्मविंड माउंटेन विला की लेडी सिसी की तरह है, शांत, बौद्धिक और आलसी। इसके अलावा मेरी प्रिय मिस ऑड्रे, क्या आप पियानो बजाने जा रही हैं? हमें बाद में। यह एक उपन्यास और साहित्य के लिए सबसे बड़ी प्रशंसा है। ऑड्रे ने ग्लेंट के चेहरे की पार्श्व प्रोफाइल को देखा। उसकी अभिव्यक्ति, स्वर और शारीरिक भाषा सभी ने खुद को दिखाने के उसके इरादे को व्यक्त किया। वह दिखावा करने के लिए मेरा उपयोग करना चाहता है, ऑड्रे ने सोचा, खुद जैसे कि वह अपने इस अच्छे दोस्त से पहली बार मिली हो।
उसने अपनी खूबसूरत मुस्कान बनाए रखी और कहा, मेरे संगीत शिक्षक मिस्टर विकेनेल के अनुवादक ने कहा कि हाल ही में मेरा स्तर खराब हो गया है और अधिक अभ्यास की जरूरत है। ठीक है, ग्लेन सोच ही रहा था कि क्या कहे, तभी उसने अचानक एक महिला को लंबी मेज से मिठाइयां लेते हुए देखा। ऑड्रे स्टॉर्मविंड माउंटेन विला की लेखिका मिस फोसवॉल थी। वह लगभग 23 साल की थी और उसकी ऊंचाई 1.65 मीटर थी। उसने हल्के पीले रंग की फ्रिल वाली पोशाक पहनी हुई थी। उसके भूरे बाल थोड़े घुंघराले थे। जब ग्लेन ने उसका परिचय दिया तो वह मुस्कुराहट से भरी हुई लग रही थी। 3 सेकंड से भी कम समय के अवलोकन में कई छोटे विवरण। मिस फोस की उंगलियों पर पीले रंग के हल्के निशान हैं। उसे सिगरेट पसंद है। उसकी उंगलियों पर कलम पकड़ने के स्थानों पर स्पष्ट रूप से घट्टे हैं, जो एक लेखक के रूप में उसकी पहचान को दर्शाते हैं। उसके हाथों की हरकत से पता चलता है कि उसके पास अच्छी ताकत है। एक लेखिका से यह अपेक्षित गुण नहीं है जब तक कि उसे व्यायाम करने का शौक न हो। शायद उसका जन्म ही ऐसा हुआ था, या हो सकता है कि वह अतीत में किसी अन्य व्यवसाय में लगी हो। उन्होंने स्टॉर्मविंड माउंटेन विला में अपनी शांत, तर्कसंगत और सटीक शैली प्रदर्शित की। यह उसके पिछले व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए। उसकी आंखें और भावनाएं शांत हैं, जिससे मुझे यह एहसास हो रहा है कि वह मुझे और ग्लेन को नीची दृष्टि से देख रही है। क्या यह वह मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता है जो एक बियॉन्डर की एक सामान्य इंसान से अधिक होती है? यदि यह संयोग था कि ग्लेन को एक बियॉन्डर के रूप में अपनी पहचान का पता चला, तो उसे कुछ चिंता और बेचैनी महसूस होनी चाहिए। आखिरकार वह उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में असमर्थ है और वह आगे क्या करेगा, क्योंकि अज्ञात हमेशा डर पैदा करता है। इससे पता चलता है कि वह वही थी जिसने हमारे शौक के बारे में जानकर स्वेच्छा से ग्लेन से संपर्क किया था। उसे इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। एक बियॉन्डर ग्लेन से संपर्क क्यों करेगा? क्या उसे मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है, या राजकोष में संग्रहित बियॉन्डर सामग्री की, या शायद उसे किसी चीज में मदद की जरूरत है? इस समय ग्लेन ऑड्रे को फोस से परिचित करा रहा था। मैडम, यह मिस ऑड्रे हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया था, पूरे बैकलैंड में सबसे चमकदार रत्न। उनके पिता काउंट हॉल हैं, जो महामहिम के भरोसेमंद सहयोगी और कैबिनेट के सम्मानित सदस्य हैं। शुभ दोपहर मैडम फोस। स्टॉर्मविंड माउंटेन विला आज भी मेरे बिस्तर के पास बैठा है। ऑड्रे ने अभिजात वर्ग के नियमों का पालन किया और शालीनता से काम लिया, लेकिन उसने चुपचाप कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे 1 महीने के बाद भी पढ़ना समाप्त नहीं किया है। फोस ने बस बारीकियां वापस कर दी और कहा, शुभ दोपहर मिस ऑड्रे, आपकी सुंदरता निश्चित रूप से प्रभाव छोड़ती है। मुझे लगता है कि मेरे पास अपने अगले उपन्यास के लिए पहले से ही एक विचार है। हे, विस्काउंट ग्लेंट ने कहा कि आपके पास संगीत में असाधारण प्रतिभा है। जब वे सार्वजनिक रूप से थे तो उन्होंने केवल प्रशंसा का आदान प्रदान किया। फोस को डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते देखने के बाद जब उसने एक क्रीम केक को निशाना बनाया, ऑड्रे ने अपनी नजरें हटा ली और लिविंग रूम की ओर चली गई। ग्लेंट ने उन विवरणों को याद किया जो उसने अभी देखे थे और महिला के उद्देश्यों को समझने की कोशिश की। वह भविष्य की बातचीत में कुछ लाभ हासिल करना चाहती थी। ऑड्रे, जो एक वस्तुनिष्ठ दर्शक की तरह शांत थी, आगे बढ़ी उसकी पोशाक पर और लगभग गिरने की स्थिति में उसकी निजी नौकरानी एनी ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसे अपनी सुंदरता बनाए रखने की अनुमति मिली। मिस, इस पोशाक के अद्वितीय डिजाइन का मतलब है कि आप बहुत तेजी से नहीं चल सकते। एनी ऑड्रे के करीब आ गई कान और उसे धीरे से याद दिलाया। मुझे पता है, ऑड्रे ने जवाब में सिर हिलाया। उसका चेहरा लाल हो गया। मैं दूसरों को देखने में इतना मग्न था कि मैं ये देखना ही भूल गया कि मैं अपना पैर कहाँ रख रहा हूँ। उसने चुपचाप नाराजगी जताते हुए शिकायत की। सैलून के बाकी हिस्सों में कई अन्य सम्मानित लेखक, आलोचक और संगीतकार हमेशा अपनी मधुर, सुंदर मुस्कान बनाए रखते हैं। आखिरकार जब उसके चेहरे की मांसपेशियों में दर्द होने लगा, उसने विस्काउंट ग्लेंट का सिग्नल देखा। उसने कुछ मिनट इंतजार किया और वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। उसने अपनी ड्रेस उठाए और सैलून से बाहर निकलने के लिए धीरे से खड़ी हो गई। ये पुष्टि करने के बाद कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, वह पहले स्तर पर अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ी और अपनी नौकरानी एनी से कहा, मुझे ग्लेंट के साथ कुछ चर्चा करनी है। मेरे लिए दरवाजे की रक्षा करो, किसी को भी प्रवेश न करने दो। ठीक है। एनी को यह महसूस नहीं हुआ कि अनुरोध अजीब था, क्योंकि वह जानती थी कि ऑड्रे और विस्काउंट ग्लेंट के समान शौक थे और वे अक्सर निजी सेटिंग में रहस्यवाद पर चर्चा करते थे। ऑड्रे ने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। उसने ग्लेंट को डेस्क के पीछे बैठे पेन से खेलते हुए देखा। फोस वॉल बुकशेल्फ के सामने खड़ी थी और लापरवाही से एक किताब पलट रही थी। मैं आप दोनों का फिर से परिचय कराऊंगा। मैडम फोस एक सच्ची बियॉन्डर। ग्लेंट ने अपना पेन नीचे रखा और चल दिया। क्या ऐसा है? ऑड्रे ने जानबूझकर संदेह की अपनी भावनाओं को बड़ा चढ़ाकर पेश किया। फोस ने पुस्तक को उसकी मूल स्थिति में लौटा दिया और मुस्कुराते हुए पलट दिया। ऐसा लगता है कि मुझे खुद को साबित करना होगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ी और अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाकर दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। अचानक ऑड्रे की दृष्टि धुंधली हो गई। यह ऐसा था जैसे उसने दरवाजे से गुजरते हुए मैडम फोस को निराकार होते देखा हो। वह अचंभित थी। ध्यान केंद्रित करते हुए उसने महसूस किया कि फोस अब अपनी मूल स्थिति में नहीं खड़ी थी। कुछ सेकंड बाद दरवाजे का हैंडल घूम गया। बंद दरवाजा वैसे ही खुल गया। जब वह बाहर से अंदर आए तो फोस वॉल मुस्कुराए। ऑड्रे की नौकरानी एनी, जो बहुत दूर नहीं थी, को इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। क्या जादुई क्षमता है? ग्लेंट ने चिल्लाकर कहा। ऑड्रे ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अब कोई संदेह नहीं है। उसी समय फोस ने जो क्षमता प्रदर्शित की थी, उससे ऑड्रे को यह पुष्टि करने की अनुमति मिली कि उसके असली उद्देश्य क्या थे, क्योंकि धन या सामग्री प्राप्त करना उस जैसे बियॉन्डर के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ग्लेंट के पास कोई बियॉन्डर गार्ड नहीं है। फोस कुछ हासिल करने के लिए ग्लेंट और मेरे पास उपलब्ध स्थितियों और संसाधनों का उपयोग करना चाहता है। ऑड्रे ने एक दर्शक के रूप में अभिनय करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। फोस ने चाहते हुए कहा, आइए ईमानदारी से बातचीत करें। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं एक समय एक क्लिनिक में डॉक्टर था और मुझे बियॉन्डर बनने का अवसर दिया गया था। ये 2 साल से अधिक समय पहले की बात है। मुझे आशा है कि आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, और जो इनाम मैं आपको दूंगा वह आपको सच्चे बियॉन्डर्स की श्रेणी में शामिल होने की अनुमति देगा। मैं आपको एक विशेष अनुक्रम औषधि का फॉर्मूला और उससे संबंधित सामग्री बेचूंगा। ऐसा वादा सुनकर ग्लेंट खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने पूछा, आप हमसे क्या चाहते हैं? मेरा एक साथी है जो अभी जेल में है और अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। मुझे आशा है कि आप उसे बचा सकते हैं, भले ही इस्तेमाल किए गए तरीकों की परवाह किए बिना, फोस ने सरलता से कहा।
ऑड्रे ने भौहें चढ़ा ली। मैडम फोस, आपने जो योग्यताएं प्रदर्शित की हैं वे इस कार्य के लिए बेहतर उपयुक्त होनी चाहिए। फोस हंसी और अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। वह उन जगहों से नहीं गुजर सकती जहां मैं जा सकता हूं। मैं केवल नियमित रूप से जा सकता हूं और उसके साथ बातचीत कर सकता हूं। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना अच्छा विचार नहीं है। जीवन छोटा है, लेकिन हमें करने के लिए बहुत कुछ है। ऑड्रे ने फोस के चेहरे और शारीरिक भाषा पर ध्यान दिया। उसने पूछने से पहले उसके शब्दों पर विचार किया। मैं समझती हूँ। आपके साथी को किस अपराध के लिए जेल में बंद किया जा रहा है? फोस की अभिव्यक्ति तुरंत थोड़ी अजीब हो गई। मेरा साथी एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है जो दूसरों से अपने दिल की गहराई से अनुपालन करवा सकता है। वह अच्छे चरित्र वाली और दयालु है। ठीक है। ओह, ऐसा था कि उसने एक ठग को समझाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वह थोड़ा अतिरंजित था। ... मिशन को सौंपने के बाद क्लेन ने सुबह में रहस्यवाद पाठ और दोपहर में युद्ध पाठ के अपने मूल कार्यक्रम का पालन किया। नियमितता उसके जीवन ने उसे लगभग ये भुला दिया कि वह नाइटहॉक्स का सदस्य था और अक्सर अलौकिक घटनाओं का सामना करने का अभिशाप भी गायब हो गया था। यह शनिवार था। चार्निस गेट की रखवाली करने की उसकी बारी थी। आप मेरे द्वारा छोड़ी गई कॉफी का आनंद ले सकते हैं यहाँ या क्लर्क के कार्यालय में काली चाय। डन ने अपनी गहरी भूरी आंखों से कमरे का निरीक्षण किया। क्लेन, जो पहले ही अपने भाई बहनों को बहाना दे चुका था, ने खुशी में सिर हिलाया। ठीक है कैप्टन, आप निश्चित रूप से एक उदार सज्जन व्यक्ति हैं। डन हंसे। वे आपको आराम करने में मदद करेंगे। हर समय तनावग्रस्त रहना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसने अपनी टोपी और छड़ी ली और दरवाजे की ओर चल दिया। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकल रहा था, वह अचानक मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया, चार्निस गेट को मत खोलो चाहे तुम कुछ भी सुनो, जब तक कि वह अंदर से न खोला गया हो। याद रखें, चाहे आप कुछ भी सुने, चाहे कुछ भी हो जाए। कैप्टन, ये थोड़ा डरावना है। क्लेन तुरंत चिंतित हो गया। उसने महसूस किया कि तहखाने का अंधेरा गैस लैंप की रोशनी पर विजय पा रहा है। अभी तक सुबह नहीं होने के बावजूद अच्छी तरह हवादार लेकिन शांत और अंधेरा भूमिगत गैस लैंप से रोशन था। गैस लैंप से निकलने वाली मंद पीली रोशनी को कांच द्वारा संरक्षित किया गया था, जिससे वे खाली और शांत सुरंग में लगातार चमकते रहे। क्लेन ड्यूटी रूम में बैठा और अपने सामने रखे अखबारों, पत्रिकाओं और किताबों को लापरवाही से पलटने लगा। उन्होंने अपना कुछ ध्यान बाहर की ओर लगाया ताकि किसी को चार्निस गेट के अंदर घुसने से रोका जा सके। उसका विंडब्रेकर और टोपी प्रवेश द्वार के पास कपड़े की रैक पर लटकी हुई थी, जबकि उसकी छड़ी दीवार के सहारे टिकी हुई थी जहां से उसे आसानी से निकाला जा सकता था। कॉफी की तीव्र सुगंध हवा में भर गई और क्लेन एक कश लेने से खुद को नहीं रोक सका। सिर में भारीपन की अनुभूति और शरीर की थकान से लड़ने के लिए उसने अपनी कनपटी की मालिश की। पृथ्वी पर वापस एक कॉलेज के छात्र के रूप में वह अक्सर सुबह 5 बजे सोते थे और दोपहर में जागते थे, जबकि पिछले 2 से 3 वर्षों के कामकाजी जीवन के दौरान वे पूरी रात जागते थे, इस हद तक कि अगले दिन वे ऊर्जावान ढंग से काम में भाग लेने में सक्षम हो जाते थे। हालांकि ये सब उन खेलों के लिए धन्यवाद था जो बहुत रोमांचक थे, उपन्यास जो बहुत दिलचस्प थे, टेलीविजन शो और फिल्में जो बहुत मनोरंजक थी। इस दुनिया में स्पष्ट रूप से पूरी रात जागने के लिए आवश्यक कोई भी चीज नहीं थी। सचमुच, सम्राट रोसेले, यदि आप आसन करना चाहते हैं तो इसे ठीक से करें। अपने सीमित जीवन को असीमित उद्यम में लगाएं। इस दुनिया के लोगों को सूचना युग में ले जाएं। क्लेन चुपचाप बुदबुदाया। वह केवल अपने आप को सांत्वना दे सकता था कि कम से कम समाचार पत्र, पत्रिकाएं और तेजी से दिलचस्प उपन्यास थे। सबसे पहले वह अपनी तंद्रा को नियंत्रित करने के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। हालांकि व्यावहारिक रूप से यह उनके कर्तव्य के विपरीत था। एक बार जब वह उस राज्य में प्रवेश कर गया तो वह बाहर की किसी भी गतिविधि और चार्निस गेट की स्थिति में किसी भी बदलाव को आसानी से नजरअंदाज कर देगा। उफ़! क्लेन ने अपना कॉफी कप उठाया और ध्यान से उस पर फूंक मारी। उसने एक घूंट लिया और तरल को धीरे धीरे अपने गले से नीचे बहने देने से पहले सुगंधित स्वाद को अपने मुंह में घुमाया। पास वैली की फेर्मो कॉफी बहुत कड़वी लेकिन बहुत ताजा, क्लेन ने तारीफ की और अपना कॉफी कप नीचे रख दिया। पास घाटी दक्षिणी महाद्वीप में स्थित थी, एक ऐसा क्षेत्र जो उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी बीन्स का उत्पादन करता था। वर्तमान में इस पर इंटिस रिपब्लिक और लोन साम्राज्य द्वारा लड़ाई चल रही थी। उन दोनों ने पास घाटी के बाएं और दाएं किनारों पर उपनिवेशवादी बस्तियां बनाई और मूलपास साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। भयानक सन्नाटे में क्लेन ने लापरवाही से एक पत्रिका उठाई और महसूस किया कि यह लेडीज एस्थेटिक थी, जिसमें फैशन और डेटिंग के बारे में बात की गई थी। यह जरूर रोजन की ओर से होगा। वह अपनी दिलचस्पी बढ़ाते हुए इसे पलटते हुए मनोरंजन में बड़बड़ाया। शायद यह पिछले लगभग 1 दशक में कैमरा प्रौद्योगिकी की अचानक प्रगति के कारण था। पत्रिका ने न केवल बहुत सारे चित्रों का उपयोग किया, बल्कि इसने अपनी सामग्री के रूप में मोनोक्रोम चित्रों का भी उपयोग किया, बिल्कुल समाचार पत्रों की तरह। उन्होंने कपड़ों के आकर्षण और जादुई जोड़ी को मॉडल करने के लिए प्रसिद्ध नाटक और संगीत अभिनेताओं को फैशन के तौर पर आमंत्रित किया। 7 साल की छोटी सी अवधि में नई क्षेत्रीय बैकलैंड पत्रिका एक मुख्यधारा की पत्रिका बन गई जो पूरे देश में फैल गई। पोशाक अच्छी लग रही है, वह सुंदर भी है। क्लेन ने उसे लापरवाही से पलटा और अपने सौंदर्य संबंधी रुझान को नहीं छिपाया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो शरीर और दिमाग दोनों में सामान्य रूप से परिपक्व हो गया था। उसने हमेशा खूबसूरत महिलाओं की सराहना की थी, लेकिन उसने बहुत पहले ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था, घर का रास्ता ढूंढना। इसलिए उन्होंने विपरीत लिंग से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की ताकि वह दूसरे व्यक्ति का समय बर्बाद न करे या कोई भावनात्मक बोझ न छोड़े। जहां तक सड़क पर चलने वालों की बात है, वह उस पहलू में काफी रोगाणु विरोधी था। बेंसन और मेलिसा पहले से ही बेड़ियां थे जिन्हें हटाया नहीं जा सकता था। वह भविष्य में उनकी भरपाई करने के लिए केवल साधन ही खोज सकता था। क्लेन को अचानक अपना दिल भारी महसूस हुआ और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक आह भरी। वह घर से जितना दूर भटकता था, देर रात की शांति में उसे उतना ही अधिक उदासी महसूस होती थी। सुंदर महिलाओं को देखने में अचानक उसकी रुचि खत्म हो गई और उसने पत्रिका अपने हाथ से नीचे रख दी। इसके बजाय उन्होंने एक उपन्यास उठाया। स्टॉर्मविंड माउंटेन विला, लेखक फोर्स वॉल। क्लेन ने कवर पर सामग्री पढ़ी। शांत रात, मंद पीली रोशनी और चमड़े से बंधी किताब ने उसे अपने युवा दिनों की याद दिला दी जब उसने किताबें किराए पर ली थीं। इसलिए उन्होंने केवल पुरानी यादों के कारण पढ़ना जारी रखा। स्टॉर्मविंड माउंटेन विला लेडी सिसी के बारे में एक उपन्यास था जो 1.65 मीटर लंबी थी और उसका वजन 98 पाउंड था। ये फ्रूइस माउंटेन विला में एक होम ट्यूटर के रूप में शुरू होने की कहानी थी। 1 पाउंड लगभग आधा किलोग्राम है।
क्या ये वैकल्पिक दुनिया की जेन आया है? क्लेन ने आगे की सामग्री का अनुमान लगाना शुरू करते हुए अपनी उंगलियों को चिकने कागज पर सहलाया। हालांकि जैसे ही उन्हें लगा कि यह एक रोमांस उपन्यास है, कहानी में एक बुरी आत्मा उभर आई। जब उन्हें विश्वास हो गया कि यह एक भूत की कहानी है, तो लेडी सिसी ने खुद को एक जासूस के रूप में प्रकट किया और एक अद्भुत निष्कर्ष निकाला। जैसे ही क्लेन को लगा कि यह निश्चित रूप से एक जासूसी उपन्यास है, मुख्य पुरुष पात्र के सिर पर भारी चोट लगी और उसकी याददाश्त चली गई। फिर ये एक दिल दहला देने वाला ड्रामा बन गया। उद्धरण चिन्ह ... अंत में यह अभी भी एक रोमांस पुस्तक है। क्लेन ने किताब बंद की और एक और कॉफी पी ली। थम 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 थम, अचानक एक भयानक दस्तक सुनाई दी जो मंद और शांत खाली गलियारे में गूंज उठी। क्लेन सदमे में आ गया और वह तुरंत तनाव में आ गया। उसने सहजता से अपने बगल के पिस्तौलदान से अपनी रिवॉल्वर निकाली, सिलेंडर और हथौड़े को समायोजित किया। फिर वह धीरे धीरे दरवाजे तक गया और आवाज के स्रोत की तलाश की। थम थम थम, टकराना टकराना टकराना, थपेड़े और भी तेज हो गए। क्लेन ने ध्वनि की दिशा में देखा और काले बाहर की ओर झूलते हुए द्वार देखे जिन पर 7 पवित्र प्रतीक उकेरे हुए थे। चाइनीज गेट के पार से आवाजें आ रही हैं। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। टकराना टकराना टकराना। क्लेन ने चाइनीज गेट को धीरे से हिलते हुए देखा और उसने महसूस किया कि यह कितना बड़ा प्रभाव झेल रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, मैं अपनी ड्यूटी के पहले दिन कुछ चीजों का सामना कर रहा हूं। क्या स्थानांतरण के बाद मुझे बदकिस्मत शारीरिक स्थिति का सामना करना पड़ा? रिवॉल्वर पकड़ते ही क्लेन का दाहिना हाथ ठंडे पसीने से तर हो गया। बहुत जल्द उन्हें कैप्टन का निर्देश याद आया, चाइनीज गेट को मत खोलो, चाहे तुम कुछ भी सुनो, जब तक कि वह अंदर से न खोला गया हो। ओह, क्या यह एक सामान्य घटना हो सकती है? क्लेन अचानक शांत हो गया। टकराना टकराना टकराना, थम थम थम। चाइनीज गेट के पार हंगामा तेज हो गया, लेकिन भारी काली धातु के गेट केवल हिल गए। अन्यथा इसमें कोई असामान्य लक्षण नहीं दिखे। ये सामान्य है, मैं सदमे से लगभग मर ही गया था। ड्यूटी रूम में लौटने के लिए तैयार होने से पहले क्लेन ने बुदबुदाया। तभी उसे तेज पीसने की आवाज सुनाई दी। उसने भारी चाइनीज गेट को बाहर की ओर उभरे हुए देखा, जैसे उसकी सतह पर एक दरार दिखाई दे रही थी। जिन कर्कश शोर में क्लेन की लगभग स्थिर आंखों ने एक आकृति देखी। इसकी ऊंचाई एक आदमी की बांह की लंबाई के बराबर थी और इसने एक क्लासिक काला छोटा शाही गाउन पहना हुआ था। गाउन पर साफ दाग था। उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं था, आंखें काली थी और होंठ कसकर बंद थे। यह एक कपड़े की कठपुतली थी, एक खिलौना कपड़े की कठपुतली। उस समय जब क्लेन अवचेतन रूप से निशाना साधने के लिए अपनी बंदूक उठाने ही वाला था, कपड़े की कठपुतली चाइनीज गेट की दरार में जोर से झुक गई और अपने हाथ में लिए कागज को खोल दिया। कागज पर कई रहस्यमय प्रतीक थे, कुछ जो क्लेन को पता थे और कुछ जिन्हें उसे अभी सीखना था। साथ में उन्होंने एक ऊर्ध्वाधर आंख बनाई। क्लेन को अभी भी स्थिति समझ में नहीं आई थी जब राजसी गाउन वाली कठपुतली को अचानक एक आकारहीन ताकत द्वारा चाइनीज गेट के पीछे खींच लिया गया था। चरमराहट। चाइनीज गेट एक बार फिर से बंद हो गया। अब कोई खटखटाहट या तेज आवाज नहीं आई। तहखाने में फिर से शांति और सन्नाटा आ गया, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मुझे कैप्टन को सूचित करना है कि चाइनीज गेट अंदर से खोला गया था, लेकिन वह अपने आप बंद हो गया। उस पल में क्लेन की मानसिक सुविधाएं उसके पास वापस आ गई, क्योंकि उसे चिंता, भय और संदेह महसूस हुआ। कुछ सेकंड बाद उसे याद आया कि कपड़े की कठपुतली क्या होती है। चूंकि वह नाइटहॉक्स का आधिकारिक सदस्य था, इसलिए उसे चाइनीज गेट के पीछे सीलबंद हुए 3 सीलबंद कलाकृतियों के बारे में जानने की मंजूरी दी गई थी। संख्या 0625। नाम दुर्भाग्य कपड़ा कठपुतली। खतरे का ग्रेड 3। काफी खतरनाक। इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। इसे केवल उन ऑपरेशनों के लिए लागू किया जा सकता है जिनके लिए 3 या अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। सुरक्षा वर्गीकरण आधिकारिक नाइटहॉक सदस्य या उससे ऊपर। सीलिंग विधि केवल मनुष्यों से अलग करने की आवश्यकता है। विवरण कपड़े की कठपुतली ने एक राजसी गाउन पहना है जो लगभग 1300 वर्ष में लोकप्रिय था। गाउन में एक दाग है जिसे हटाना लगभग असंभव है। यह अनिश्चित है कि दाग शुरू से ही मौजूद था। टिंडन में दर्ज व्यक्तिगत पारिवारिक वित्तीय संकट के कुछ दुखद मामलों में पुलिस ने कठपुतली के अस्तित्व पर ध्यान दिया। इसे हमेशा बच्चों के शयनकक्ष में बिस्तर के बगल वाली मेज पर रखा जाता था। कुछ नाइटहॉक्स ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और कठपुतली पर जांच शुरू की। प्रारंभिक मूल्यांकन ने निर्धारित किया कि ये दुर्भाग्य लेकर आया, जिससे इसके आसपास के लोग दुर्भाग्यशाली हो गए और खुद को खतरे में पाया। अंत में वे एक के बाद एक मर जाएंगे। परीक्षक को दिवालियापन की कगार तक पहुंचने में केवल 2 सप्ताह लगे। कठपुतली जीने की क्षमता से सुसज्जित नहीं है। इसमें सील से बचने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोग की विस्तारित अवधि के माध्यम से हमने पाया कि जब तक कोई व्यक्ति दिन में आधे घंटे से अधिक समय के लिए इसके 10 मीटर के भीतर नहीं आता है, तब तक उस पर दुर्भाग्य का दाग नहीं लगेगा। यदि किसी पर दुर्भाग्य आ गया है, तो व्यक्ति तुरंत जब तक दुर्भाग्य किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं हो जाता, तब तक उसकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। परिशिष्ट कठपुतली पहली बार एक बूढ़ी महिला टेस के घर में दिखाई दी, जो आयरन क्रॉस स्ट्रीट की निचली सड़क पर रहती थी। वह एक खिलौना निर्माता थी। वृद्धावस्था और उनके पति की गंभीर बीमारी के कारण, उनके दोनों बच्चों की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण उनके पास आयरन क्रॉस स्ट्रीट की लोअर स्ट्रीट में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह आखिरी खिलौना था जो उसने बेचा था। उसने कठपुतली के बदले कुछ जहरीला हेमलॉक ले लिया और 3 दिनों से अधिक समय तक भूखा रहकर अपना और अपने पति का जीवन समाप्त कर लिया। जैसे ही क्लेन ने सीलबंद कलाकृतियों 30625 की जानकारी को याद किया, उसे और भी अधिक संदिग्ध और भयभीत महसूस हुआ। क्या यह नहीं कहा गया कि कठपुतली में जीने की क्षमता नहीं है? क्या इसने यह नहीं कहा कि इसकी सील से बचने की कोई इच्छा नहीं है? मैंने अभी क्या देखा? आखिर में इसे वापस किस बात ने खींचा? जिस कागज पर इसने फहराया उस पर जो चिन्ह बना था, उसका मतलब क्या है? वह दृश्य पहले ऐसा था जैसे एक मनोरोगी हत्यारा अपने शिकार के साथ व्यवहार करता है, क्योंकि पीड़ित गेट पर जोर से पिटकता है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसे वापस खींच लिया जाता है। जबकि ये विचार उसे परेशान कर रहे थे, क्लेन ने खुद कोई निर्णय नहीं लेने का फैसला किया। वह ड्यूटी रूम में लौटा और रस्सी खींची। रस्सी कड़ी हो गई, गियर घूम गया और अचानक ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी की दूसरी मंजिल पर एक रिंगटोन बजी। लियोनार्ड मिशेल और अन्य स्लीपलेस जो मनोरंजन कक्ष में ताश खेल रहे थे, उन्होंने तुरंत अपने पोकर कार्ड नीचे रख दिए और तहखाने की ओर भाग गए।
दौड़ते कदमों की आवाज क्लेन के कानों में पड़ी, जिससे वह शांत हो गया क्योंकि वह गार्ड रूम के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। रिवॉल्वर थामे हुए लियोनार्ड सबसे पहले पहुंचे। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या हुआ? लियोनार्ड को रुकने के लिए संघर्ष करते देख क्लेन को अचानक कुछ ऐसा याद आया जिसका रोजन ने अतीत में उल्लेख किया था। 3 साल पहले लियोनार्ड, जो हाल ही में नींद हराम हो गया था, ने औषधि की शक्ति के अनुकूल न होने के बावजूद सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश की, जिससे वह गिर गया और लुढ़क गया। खांसी के साथ क्लेन ने चाइनीज गेट की ओर इशारा किया और कहा, अंदर से खटखटाने की आवाज आ रही थी, जो फिर जोर से पटकने की आवाज बन गई। फिर दरवाजे को थोड़ा धक्का देकर खोला गया। चाइनीज गेट को धक्का देकर खोल दिया गया। छोटे कद के केनली ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, एक भट्ठा खुल गया था। क्लेन ने अपना विवरण जारी रखा। उसने देखा कि लियोनार्ड, केनली और रॉयले ने गार्ड रूम के पास जाना बंद कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने कुछ कदमों की दूरी पर क्लेन को घेरते हुए एक चाप का निर्माण किया। वह एक क्षण के लिए रुका और पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है? नहीं, ये संदेह नहीं है, ये प्रोटोकॉल है। केनली ने अपना सिर हिलाया। इस तनावपूर्ण माहौल में लियोनार्ड ने अपना धुलमुल रवैया बरकरार रखा और हंसते हुए उन्होंने कहा, अन्य चर्चों में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। चाइनीज गेट की सुरक्षा करने वाले बियोडो ने नियंत्रण खो दिया और मदद के लिए आए 2 साथियों को मारने से पहले घंटी बजा दी। ठीक है, क्लेन को अब अपने बहिष्कृत होने पर गुस्सा या दुख महसूस नहीं होता था। इसके बजाय उन्होंने पूछा, फिर मैं कैसे साबित करूं कि मैंने नियंत्रण नहीं खोया है? लियोनार्ड ने अपनी हल्की मुस्कान मिटा दी और अपनी छाती पर 4 बार थपथपाया। कर्कश आवाज के साथ उसने धीरे से कहा, कपड़े और भोजन की कमी के कारण उनके पास ठंड में कोई आश्रय नहीं है। वे बारिश से भीग गए हैं और आश्रय के अभाव में चट्टानों के आसपास मंडरा रहे हैं। वे अनाथ हैं जिनकी छाती से छीन लिया गया है, उन पर आशा खो गई है। वे गरीब हैं जिन्हें उचित मार्ग से हटा दिया गया है। एवरनाइट ने उन्हें नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें प्यार दिया। ... पवित्र फिर भी दयनीय प्रार्थना गूंज उठी तहखाने के चारों ओर। उपस्थित सभी लोगों के शरीर, हृदय और आत्मा को शुद्ध और शांत महसूस हुआ। ये देखकर कि क्लेन ने कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लियोनार्ड ने अपना गायन बंद कर दिया और मुस्कुराया। आप अभी भी हमारे भरोसेमंद साथी हैं। मैडम रॉयल, जो इस समय शांत थी, ने चाइनीज गेट की ओर देखा और पूछा, जब गेट को धक्का देकर खोला गया तो आपने क्या देखा? मैंने एक दुर्भाग्यशाली कपड़े की कठपुतली देखी जो पहने हुए थी काला क्लासिक रीगल गाउन। 30625 क्लेन ने जवाब दिया, अभी भी थोड़ा डरा हुआ। लेकिन 3 सेकंड बाद एक निराकार शक्ति ने इसे वापस खींच लिया और चाइनीज गेट एक बार फिर से बंद हो गया। क्या हो रहा है? लियोनार्ड, केनली और रॉयले ने एक दूसरे से नजरें मिलाई। हे, हम भी आपकी तरह ही नाव में हैं। हम सही कारण नहीं जानते, लेकिन चूंकि चाइनीज गेट एक बार फिर बंद हो गया है और कुछ भी असामान्य नहीं है, हमें इस समय इसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना होगा कैप्टन के लिए सवेरा। रॉयल ने शांति से कहा, मैं यहाँ इंतजार करूंगा और आपके साथ गेट की रखवाली करूंगा। ठीक है। लियोनार्ड ने अपना हाथ बढ़ाया और मजाक भरी हंसी दी। यहाँ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में मैं भी रहूंगा। केनली, अगर पुलिस विभाग के पास कोई आपातकालीन मामला है और दरवाजा नहीं खोल सकता है तो दूसरी मंजिल पर लौटाएं। केनली ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने तुरंत सिर हिलाया और चला गया। लियोनार्ड ने क्लेन और रॉयल पर नजर डाली। शायद हम अपना कार्ड गेम जारी रख सकते हैं। इस तरह की परिस्थितियों में आराम करने के लिए किसी प्रकार का मनोरंजन करना सबसे अच्छा है। कोई बात नहीं। क्लेन ने अपनी रिवॉल्वर को समायोजित किया और उसे वापस अपने बगल के पिस्तौलदान में डाल दिया। रॉयल ने कोई राय व्यक्त नहीं की, बल्कि गार्ड रूम में प्रवेश करते समय अपने चिकने काले बालों को सहलाया। फाइटिंग द लैंडलॉर्ड, नहीं फाइटिंग एविल खेलते समय क्लेन ने लापरवाही से कहा, दुर्भाग्य क्लॉथ पपेट, मेरा मतलब है 30625 इसके विवरण के अनुसार जीने की क्षमता से सुसज्जित नहीं है। हाँ, 3 इक्के। लियोनार्ड ने अपना हाथ दिखाया और उसी सहज स्वर में उत्तर दिया, पिछले 40 वर्षों में 30625 ने कोई जीवन जैसी विशेषताएं प्रदर्शित नहीं की हैं। हम पहले यह मान सकते हैं कि जानकारी सही है और उसके आधार पर अपनी धारणाएं बना सकते हैं। आपके पास पहले से ही एक विचार है? रॉयले ने सरलता से पूछा। जैसा कि क्लेन ये सोचने में झिझक रहा था कि क्या उसे अपने 3 ड्यूस फेंक देने चाहिए, लियोनार्ड ने अपनी ताजी बनी कॉफी का एक घूंट लिया और कहा, हाँ, चूंकि 30625 में कोई जीवन जैसी विशेषताएं नहीं होनी चाहिए, तो इसकी आज की गतिविधियां अवश्य ही होंगी किसी अन्य कारक से प्रभावित। ये कारक भी हाल ही का होना चाहिए, अन्यथा हमने इस घटना को बहुत पहले ही देख लिया होता। क्या पिछले महीने में चाइनीज गेट के बारे में कुछ अलग हुआ है? रॉयल ने क्लेन को अपने 3 ड्यूस उछालते हुए देखा और कुछ सेकंड के लिए सोचा। केवल एक चीज अलग है, एंटीगोनस परिवार की नोटबुक और सीलबंद कलाकृति 2049 को एक रात के लिए चाइनीज गेट के पीछे संग्रहित किया गया था। लियोनार्ड ने अपने हाथ में कार्डों को देखा और जैसे ही उसने मेज थपथपाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यदि 2049 मिस फॉर्च्यून क्लॉथ पपेट को असामान्य रूप से कार्य करने पर मजबूर कर सकता है, तो बैकलैंड के चाइनीज गेट के पीछे बहुत समय पहले कुछ ऐसा ही होना चाहिए था। इसलिए मुझे संदेह है कि समस्या एंटीगोनस परिवार की नोटबुक में है। क्लेन ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। ये सबसे संभावित स्पष्टीकरण है। लियोनार्ड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप कटौती में इतने अच्छे होंगे। आमतौर पर बोलते हुए, एक रोमांटिक कवि और उत्कृष्ट निगमन कौशल वाला व्यक्ति होना परस्पर अनन्य था। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह हाल ही में जासूसी उपन्यासों में शामिल हुआ है, रॉयल ने उदासीनता से समझाया। 2 राजा, 8 से सीधे राजा। क्या कोई इसे नहीं चाहता? 3, 6 और अब और नहीं। ये देखकर क्लेन और लियोनार्ड चुप हो गए। खेल पर ध्यान केंद्रित न कर पाने के कारण वे कुछ महत्वपूर्ण बातें भूल जाते हैं। इस दौर में रॉयल एक दुष्ट था। रॉयल को देख काटते हुए देखकर क्लेन ने अवसर का लाभ उठाते हुए पूछा, फिर किस शक्ति ने 30625 को वापस खींच लिया? लियोनार्ड ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि चाइनीज गेट के पीछे के रक्षात्मक तंत्र में केवल दबे हुए सीलबंद कक्ष और कुछ बुजुर्ग रखवाले शामिल हैं? वास्तव में जब सूरज पूरी तरह से डूब जाता है तो रखवाले पहले ही चाइनीज गेट छोड़ चुके होंगे और सेंट सेलेना कैथेड्रल में लौट आए होंगे। दरवाजे में बिजली रात में सबसे मजबूत होती है और किसी भी जीवित प्राणी के लिए सुरक्षित नहीं होती है। बिजली केवल तभी कमजोर होती है जब सूरज फिर से उगता है। यही कारण है कि कैप्टन ने हमसे चाइनीज गेट में प्रवेश न करने के लिए कहा, चाहे हम कुछ भी सुने। दूसरे शब्दों में, कैप्टन मुझे इसका कारण बताना भूल गया था। क्लेन ने पूछने से पहले थोड़ा सोचा, रक्षात्मक तंत्र जैसे नेक्सस फॉर्मेशन।
ताबीज और आकर्षण के बड़े हुए संस्करणों की तरह। हाँ, रोयाले ने अपने कार के किनारे को सहलाते हुए सिर हिलाया। एक कारण है कि चार्ल्स गेट्स को प्रत्येक शहर के केंद्रीय कैथेड्रल में रखा जाता है। गेट का रखरखाव उन अनुयायियों द्वारा किया जाता है जो हर दिन इन चर्चों में जाते हैं। उनकी ईमानदार प्रार्थनाएं उनकी आध्यात्मिकता के एक हिस्से को नेक्सस संरचनाओं में प्रवेश करने की अनुमति देती हैं और छोटे योगदान से प्रचुरता आती है। मैं देख रहा हूँ। क्लेन ने सिर हिलाया क्योंकि उसने देखा कि उसका हाथ खराब था। उस पल में लियोनार्ड ने हंसते हुए कहा, चाइनीज गेट के पीछे सिर्फ एक रक्षात्मक तंत्र नहीं है। सेंट सेलेना की राख अंदर दफन है। जब वह जीवित थी तो वह एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर थी। सेंट सेलेना की राख, एक उच्च अनुक्रम बियॉन्डर की राख, पवित्र राख, उनका क्या उपयोग? क्लेन जितना उत्सुक था उतना ही हैरान भी था। जब एवरनाइट देवी के चर्च की स्थापना की जा रही थी तब संत सेलेना एक भक्त थी। वह तीसरे युग के दौरान सक्रिय थी और उसके कार्य कई पवित्र ग्रंथों में लिखे गए थे। इस प्रकार सेंट सेलेना उन आम लोगों के बीच काफी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाम था जो एवरनाइट देवी में विश्वास करते थे। लियोनार्ड ने क्लेन के दिमाग को पढ़ते हुए कहा, अफवाहें बताती हैं कि हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स के कंकाल या राख में अभी भी अविश्वसनीय शक्ति है। बेशक ये सिर्फ अफवाहें हैं। क्लेन ने अपना ध्यान हाथ में मौजूद कार्डों पर केंद्रित करते हुए सिर हिलाया। अगले कुछ घंटों तक चार्ल्स गेट में कोई असामान्य घटना नहीं हुई, लेकिन क्लेन ने बिल्कुल 2 सोल खो दिए। इससे उसके दिल को दुख हुआ, लेकिन लियोनार्ड, जिसने खेलते समय अपने रोमांटिक काव्यात्मक भावों को पूरी तरह व्यक्त किया, उसने 4 सोली और 5 पेंस खो दिए, जिससे रोयल निर्विवाद विजेता बन गया। सूरज अभी उगाया है, अब मेरी बारी है। शांत लेखिका मैडम सीकरट्रॉन 6 बजे गार्ड रूम में दाखिल हुई। क्लेन ने पिछली रात हुई घटना को रिकॉर्ड बुक में लिखा और लियोनार्ड और रोयल के साथ ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी में लौट आए। उन्हें असामान्य रूप से थकान महसूस हुई, लेकिन उनके बगल में मिडनाइट पोएट और स्लीपलेस ऊर्जावान बने रहे। यह विभिन्न अनुक्रमों के बीच का अंतर है। क्लेन विभाजन के पार जाने और घर पर कुछ देर सोने ही वाला था कि उसने अचानक कैप्टन को अंदर आते देखा। गुड मॉर्निंग कैप्टन। जब उसने उसका स्वागत किया तो वह जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक सका। डन, जो काले विंडब्रेकर में था, ने अपनी टोपी उतार दी और अपनी भूरी आंखों से उसकी ओर देखा। सुप्रभात, आपको कुछ आराम के लिए घर वापस जाना चाहिए। क्या कल रात कुछ हुआ था? क्लेन ने तुरंत मिसफॉर्च्यून क्लॉथ पपेट और लियोनार्ड की कटौती के संबंध में घटना का संक्षिप्त सारांश दिया। ठीक है, डन ने अपनी राय नहीं दी। उन्होंने अपना ध्यान अपने कार्यालय जाने पर केंद्रित किया। मैं पवित्र कैथेड्रल को एक टेलीग्राफ भेजूंगा। क्लेन अब और नहीं रुका। वह धीरे धीरे 36 जॉटलैंड स्ट्रीट से बाहर चला गया और सुबह की ठंडी हवा में सांस ली। उसे थोड़ा अधिक ऊर्जावान महसूस हुआ। अचानक उसे कुछ याद आया जो वह इतने समय से भूला हुआ था। मैं कैप्टन और बाकी लोगों को दुर्भाग्य कपड़े की कठपुतली के हाथ में कागज के टुकड़े के बारे में बताना भूल गया। मेरे द्वारा कैसे भूल हो सकती है? यह ऐसा था जैसे कोई शक्ति मुझ पर प्रभाव डाल रही थी। मुझे ये बात अन्य नाइटहॉक्स को बताने से रोक रही थी। कुछ समय हो गया है जब एंटीगोनस परिवार की नोटबुक चार्ल्स गेट पर मौजूद थी। मिसफॉर्च्यून क्लॉथ पपेट 30625 को बहुत पहले ही प्रभावित हो जाना चाहिए था। इसने केवल कल रात ही असामान्य व्यवहार क्यों दिखाया? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह पहली बार था जब मैं चार्ल्स गेट पर शिफ्ट में था? इसने मुझे कागज पर चित्र दिखाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। एंटीगोनस परिवार की नोटबुक का मकसद क्या है? क्या इससे संपर्क करने के बावजूद मेरे जीवित रहने से इसका कोई लेना देना है? और मैं दृष्टा बन गया। ... क्लेन के दिमाग में कई संदेह कौंध गए, जिससे वह वहीं अटक गया। वह निश्चित था कि क्या उसे ये दिखावा करना चाहिए कि उसे कुछ भी याद नहीं है और सोने के लिए घर चला जाए, या सिर उठाकर कैप्टन को इसकी सूचना दे। कुछ देर सोचने के बाद क्लेन ने कुछ पुष्टि करने के लिए घर लौटने का फैसला किया। उनका मानना था कि यदि मिसफॉर्च्यून क्लॉथ पपेट ने जानबूझकर उन्हें कागज पर चित्र नहीं दिखाया होता, तो कैप्टन और बाकी लोगों को अपनी अनुवर्ती जांच में निश्चित रूप से निशान मिलेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसकी सूचना दी या नहीं। यदि इसका उल्टा होता तो ये सावधानीपूर्वक विचार करने योग्य बात थी। क्लेन भी यही पुष्टि करना चाहता था। वह ट्रैकलेस सार्वजनिक गाड़ी को डेफोडल स्ट्रीट तक ले गया। जब वह घर लौटा तो उसका भाई बेंसन और उसकी बहन मेलिसा अभी तक नहीं उठे थे क्योंकि रविवार था। लिविंग रूम अंधेरा और शांत था। क्लेन ने एक केतली में पानी उबाला, उसमें कुछ चाय की पत्तियां डाली और गेहूं की रोटी के साथ उसे पिया। फिर वह अपना कोट, टोपी और बेत सीढ़ियों की ओर ले गया। किसी भी तेज आवाज से बचने के लिए उसने अवचेतन रूप से अपने कदम हल्के कर लिए। जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा अचानक खुला है और मेलिसा, जो एक पुरानी पोशाक पहने हुए थी, नींद भरे चेहरे के साथ बाहर आए। आप घर पर हैं? मेलिसा नींद से अपनी आंखें मल रही थी। क्लेन ने अपना मुंह ढक लिया और जम्हा ली। हाँ, मुझे दुर्घटनाग्रस्त होना है। दोपहर के भोजन से पहले मुझे मत जगाना। जब मेलिसा को अचानक कुछ याद आया तो उसने दृढ़ता से स्वीकार किया। बेंसन और मैं सेंट सेलेना कैथेड्रल जा रहे हैं और सुबह प्रार्थना करेंगे और सामूहिक प्रार्थना में भाग लेंगे। दोपहर के भोजन में थोड़ी देर हो सकती है। एवरनाइट देवी के कम समर्पित विश्वासियों के रूप में वह और बेंसन एक पखवाड़े में एक बार चर्च जाते थे, जबकि क्लेन, जो एक नाइटहॉक था, ने पिछली बार सीक्रेट के सदस्य द्वारा पीछा किए जाने के बाद से चर्च में प्रवेश नहीं किया था। आदेश देना। नहीं, मैं हर दिन कैथेड्रल में हूँ, बस मैं कैथेड्रल के बेसमेंट में हूँ। क्लेन ने अवचेतन रूप से खुद को उचित ठहराया। वह इस समय सबसे अधिक चिंतित था कि देवी उसे नकली आस्तिक के रूप में त्याग देगी। यदि महत्वपूर्ण समय पर उसका अनुष्ठानिक जादू काम नहीं करता तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। लेकिन फिर जब कोई और नील पर विचार करता है तो देवी नाइटहॉक्स के प्रति काफी क्षमाशील है। ये सही है। क्लेन ने खुद को सांत्वना दी। उसके बिखरे हुए विचार उसके सामने चमकने लगे और उसने मेलिसा की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई बात नहीं, तब मैं अधिक देर तक सो सकता हूँ। मेलिसा के पास से गुजरते हुए वह अपने शयनकक्ष में दाखिल हुआ और अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्होंने खुद को सचेत किया और अनुष्ठानिक खंजर निकाला और एक सीलबंद आध्यात्मिक दीवार बनाई। मंत्र पढ़ते समय उसने वामावर्त दिशा में 4 कदम उठाए और भूरे कोहरे के ऊपर प्रकट होने से पहले अराजक दहाड़ को झेला। मायावी असीम दुनिया में वह एकमात्र जीवित आत्मा थी जो लंबी कांस्य मेज पर सम्मान के आसन पर बैठी थी। लगभग 1 मिनट के मौन के लिए क्लेन ने बकरी की खाल के चर्मपत्र का एक टुकड़ा तैयार किया और एक दैवीय मंत्र लिखा। वह चित्र जो दुर्भाग्य कपड़ा कठपुतली ने प्रदर्शित किया।
हालांकि क्लेन ने कल रात थोड़ी देर के लिए कागज पर रहस्यमय तस्वीर को स्पष्ट रूप से देखा था, लेकिन अपनी चिंता के कारण वह केवल तस्वीर के खुरदरे आकार को ही याद रख पाया। लेकिन एक दृष्टा के लिए यह कोई समस्या नहीं थी, वह जो कुछ भी याद रखता था और एक बार देख चुका था उसे पुनः प्रस्तुत कर सकता था। रहस्यवाद सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता उसके द्वारा देखी गई हर चीज को याद रख सकती है। जब तक उनके पास उपयुक्त विधि है, वे जब चाहें उस दृश्य को पुनः प्रस्तुत कर सकते थे।